वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग। सो वी आर अगेन बैक ऑन ड्यू परीक्षा विद अवर फिजिकल केमिस्ट्री का पहला हमारा ये लेक्चर होने वाला है, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, जो आपका यूनिट 1 है। कोशिश है ये 1 घंटे के अंदर इसको निपटा दिया जाए। बहुत ज्यादा लेंदी चीजें नहीं है, काफी चीजें रिपीटेड है। जितना भी इंपॉर्टेंट जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें थी उनको हमने डिस्कस कर ली है इस लेक्चर में, जैसे कि हर लेक्चर में करते हैं वैसा इसमें भी कर लिया। आई होप आप सभी लोग अपनी अपनी राय जरूर दे रहे होंगे। यार टेलीग्राम पर मैंने एक राय मांगी थी आपसे कि आप जरा मुझे बताइए कि कौन सा लोगो हमें करना चाहिए। अपना सोच रहे हैं कि ड्यू परीक्षा का एक सेपरेट लोगो लोगो हो जाए तो थोड़ा सा सही रहेगा, क्योंकि कुछ लोगों ने भी ऐसा बोला कि मतलब ऐसे यूनिवर्सिटी से परमिशन नहीं लिया आपने एंड और कुछ ऐसा सुनने में आ रहा था कि ऐसे डायरेक्टली ना यूज करो, अवॉइड करो। तो सोचा कि फिर एक कोशिश करते हैं कुछ लोगो बनाने की। तो प्लीज टेलीग्राम पे जाके पोल रिसेंट में होगा, मैं बाकी उसको पिन भी कर दूंगा, तो उसको प्लीज जाके वोट दीजिएगा कि कौन सा लोगो रहेगा, ताकि आपकी भी थोड़ी राय मिल जाए। जो भी बहुमत बोलेगी, जो भी मेजोरिटी विंस, ऑब्वियसली मेजोरिटी विंस। इंडिया में रहते हैं हम, डेमोक्रेटिक नेशन, हाँ ये बोलते हैं ना, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, तो भाई उसी के अकॉर्डिंग हम भी फॉलो करेंगे। बिल्कुल, अब जैसा देश होता है वैसा हम भी करेंगे चीजों को। तो उसी के अकॉर्डिंग आप प्लीज अपना वोट दीजिएगा। बाकी जूनियर्स को जो वीडियो आई है प्लीज उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। वेलकम फ्रेशर्स के नाम से एक वीडियो डाली है, उसमें काफी सारी करियर से रिलेटेड स्टफ डिस्कस किया गया है। करियर गाइडेंस भी वहां पर अवेलेबल है, तो आप लोग भी देख सकते हैं। बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि खुद भी मतलब कोई ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़ा करियर बना लिया। खुद मैं भी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो जितना मुझे पता था इन एक दो ढाई सालों में जो मैंने करी चीजें जो मुझे पता लगी, वही मैंने थोड़ी बहुत आपसे शेयर कर दी थी, और बाकी जूनियर्स से भी कर दी थी। तो सभी जूनियर्स को भेजिएगा, बाकी अपनी राय देते रहिए, फीडबैक देते रहिए। स्टार्ट करते हैं फिर अपने लेक्चर। केमिकल इक्लिब्रिया इन आइडियल गैसेस। सो ये सबसे पहले एक इन जनरल रिएक्शन लिख देता हूं। ए स्मॉल ए इज माई स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड कैपिटल वाले जो है वो मेरे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। तो पहले मैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिख दूं। नाउ आई एम राइटिंग स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी स्मॉल सी स्मॉल डी। ये सारे के सारे मेरे स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। नाउ अब हम क्या बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम की। सो इक्विलिब्रियम का बहुत कुछ आइडिया होगा, बहुत ज्यादा ऑब्वियसली, बिल्कुल एकदम बेसिक तो नहीं बताना। सो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में क्या होता है, हमारे पास कुछ प्रोडक्ट हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ रिएक्टेंट्स हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बन रहे हैं। सब मानते हैं इस बात को। हम इसको डबल हेडेड एरो से दिखाते हैं। इसका मतलब यह है रिएक्शन एक तो आगे की तरफ, मतलब रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। साथ साथ क्या हो रहा है, जैसे ही प्रोडक्ट बन रहे हैं वो प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और दोबारा से रिएक्टेंट बना रहे हैं। तो इसी वजह से हम इक्विलिब्रियम का साइन लगा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, एक रिएक्शन एक टाइप की रिएक्शन हो रही है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, आगे की तरफ जा रही है। एक टाइप की रिएक्शन हो रही है जिसमें प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बन रहा है, तो ये पीछे की तरफ आ रही है। आगे जा रही है तो मैं बोलूंगा फॉरवर्ड, पीछे आ रही है तो मैं बोलूंगा बैकवर्ड। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, जिसको मैं आर एफ से लिख रहा हूं, वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। मतलब जिस रेट से रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे, उसी रेट से प्रोडक्ट रिएक्ट करके रिएक्टेंट बना रहे हैं, ये इसका मतलब होगा। अब हमारे पास छोटी सी चीज आती है, बहुत बेसिक चीज है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, देयर इज अ लॉ जो ये कहता है कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। क्या बोला इसने, जो हमारा रेट ऑफ, मान लीजिए फॉरवर्ड रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। तो आप एक्टिविटी कहना चाहे एक्टिविटी कह लीजिए, अदरवाइज आई एम सिंपली राइटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी, ठीक है। तो रिएक्टिंग ईच रेज टू पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है। अगर मैं यहां से इक्वल टू का, सॉरी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं, तो एक मेरे पास एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको मैं के एफ लिखता हूं, तो ये मेरा फॉरवर्ड के लिए होगा। अब बैकवर्ड की बात करूं तो बैकवर्ड के लिए मैं देखूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी की पावर सी एंड देन डी की पावर डी, एंड मेरा रेट बैकवर्ड रिएक्शन का इक्वल हो गया के बी इंटू सी। अब जैसा कि हमें बताया एट इक्विलिब्रियम आर एफ बराबर आर बी, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इनको इक्वेट कर सकता हूँ। किसको, इसको, के एफ क्या है फॉरवर्ड का। फॉरवर्ड में क्या है, हमारे रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। अच्छा, कोई पूछे ये कैसे करा बैकवर्ड वाला। सो भाई बैकवर्ड में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट रिएक्ट करके, इस टाइम पे ध्यान से सुनिएगा, अगर बैकवर्ड में रिएक्शन हो रही है ना, तो कौन रिएक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट्स रिएक्ट कर रहे हैं। हमारे लिए लिखने दिखने के लिए अभी वो प्रोडक्ट लग रहे हैं क्योंकि वो इस साइड लिखे हुए हैं। अदरवाइज अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन देखूं ना, तो आप उसको उल्टा कर दीजिए, आप समझ लिए ये इस टाइम पे जब बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है, एट द टाइम ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दीज आर आवर रिएक्टेंट्स। आई होप ये बात समझ में आई होगी, बाकी कोई बहुत ज्यादा फिलोसफिकल बात नहीं बोली। तो आगे बढ़ता हूँ। के बी बैकवर्ड, यहाँ पे आ जाएंगे प्रोडक्ट, सी की पावर सी एंड देन डी की पावर डी। अब मैं क्या करूंगा, के एफ अपॉन के बी की वैल्यू निकालने जा रहा हूं। सो के एफ बाय के बी मेरे पास आ जाएगा
दिस, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन की पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और यही मेरा बन जाता है के इक्विलिब्रियम, जिसको हम केसी के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेशन लिए। तो ये सिंपल सा हमारा क्या बन गया, के इक्विलिब्रियम बन गया। सो ये रेट ऑफ क्या, ये रेट लॉ ऑफ मास ऑफ सॉरी लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है। बहुत सिंपल चीज है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल चीज है। तो केसी, इसको मैं बोलूंगा केसी बिकॉज इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मैंने यहाँ पर फिलहाल लिखा है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी चीज हमने देख ली है। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब इसी के साथ साथ मैं एक छोटा सा इलस्ट्रेशन जल्दी से लिखकर समझा देता हूँ। जैसे कि मुझे फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन दे रखी है N2O4, वो बन रहा है, टूट रहा है इनटू 2NO2, उसके साथ वो इक्विलिब्रियम में। तो अगर मुझे केसी लिखना होगा मैं, तो सिंपल प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो भी मुझे दी हुई होगी एट इक्विलिब्रियम उसकी पावर स्क्वायर। अभी सीखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, डिवाइड बाय दिस। तो ये वैसे सभी को क्लास 11 से आता ही होगा, तो ये हमारे पास था। अब यहाँ पे प्यूरी शर्मा में क्या दे रखा है, जो आप अपनी आंखों से ही देख सकते हैं। ये एक आपको रिवर्सिबल रिएक्शन दे दी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बोल दिया, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बोल दिया, इक्वेट करा दिया, के इक्विलिब्रियम की उन्होंने वैल्यूज निकाली, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करा दिया। सो सिंपल सा उन्होंने भी वही करा है जो हमने किया है। तो इसको आप एक बार रीड कर सकते हैं। Now next topic we have is thermodynamic derivation of relation between Gibbs free energy of a reaction and reaction coefficient. Now some people may ask ये reaction coefficient क्या है, तो मैं आपको सिंपल सा इसको समझा दूं, वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि बचपन से पढ़ के आते हैं। क्यूसी इसको बोलते हैं। मैंने जो अभी लास्ट पेज पर लिखा केसी की वैल्यू लिखी, वो जो कॉन्सेंट्रेशन उसमें दिख रही थी आपको प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन थी कुछ, उसकी पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट की थी। अगर रिएक्शन हो रही है, इनिशियली मैंने दो रिएक्टेंट्स को अपने कंटेनर में डाला, उनकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी, वो दोनों रिएक्ट करेंगे, कुछ प्रोडक्ट बनेंगे, उनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी। रिएक्टेंट्स की मैंने ए लिया, उसको रिएक्ट करा बी से, इनिशियली कंटेनर में बस ये डाला, थोड़ी देर बाद में देखूंगा कुछ ना कुछ इनमें कन्वर्जन होने लगेगा, ए प्लस बी तो थे वो सी और डी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो चेंज होने लगेंगी विद टाइम। एक ऐसा टाइम आएगा जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, तो उस टाइम पर कुछ इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन होगी एट अ पर्टिकुलर टाइम। अब यहाँ पे जो है वो इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया तो ए की कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी, बी की कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी, सी की कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी, डी की कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो वो मेरी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है। एंड एट दिस टाइम मैं के इक्विलिब्रियम में जो कॉन्सेंट्रेशन लिखता हूं वो इक्विलिब्रियम वाली लिखते हैं। बट क्यूसी पे क्या होता है, अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया, अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया, मैंने इनिशियली कुछ रिएक्टेंट डाले, कुछ थोड़ा सा प्रोडक्ट बना होगा, यहां तक ही मामला पहुंचा होगा, इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, इस बात को याद रखिएगा। तो मेरा मन करा ऐसे ही मैं देखता हूं कि अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला लगाऊं तो मेरी क्या वैल्यू आएगी, दैट इज सेट टू बी माय रिएक्शन क्वेश्चन। इससे क्या पता लगता है, इससे बेसिकली ये पता लगता है कि अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आएगी, कितनी देर में आएगी, कैसे आएगी, ये थोड़ी बातें पता लगती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वैसे आई थिंक पता ही होगी क्लास 11th की। तो क्यूसी का मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया, इट इज नथिंग बट जस्ट सिंपल सा केसी आप लिख सकते हैं, बट नॉट एट इक्विलिब्रियम। याद रखने के लिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं, सिंपल सा केसी वाला ही फॉर्मूला या के इक्विलिब्रियम वाला फॉर्मूला है, बट इक्विलिब्रियम पर नहीं है, इसीलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। आई होप समझ में आया होगा। नाउ बात करते हैं अपने थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन की, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो एक जनरल अगेन एक रिएक्शन लिखी जा रही है, वही यही रिएक्शन थ्रू आउट काफी टाइम तक चलेगी। केमिकल इक्विलिब्रियम काफी ज्यादा इजी चैप्टर है इस सेमेस्टर का, और इससे काफी कम क्वेश्चन आते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको हम देख लेंगे, ऑब्वियसली पीवाईक्यू वाली वीडियोस होती हैं, उसमें सब कुछ पता ही लग जाता है, बट हाँ काफी कम आता है। अब यहाँ पे मैं आपको याद होगा हमने केमिकल पोटेंशियल पढ़ा था थर्मोडायनामिक्स वाले सेमेस्टर 2 में, तो उसका फॉर्मूला हमने निकाला था। काफी बच्चे भूल चुके होंगे, तो कोई बात नहीं बेटा, चुपचाप इसको देख लो। म्यू नॉट टी प्लस आर टी एल एन ए, सॉरी क्यों लिख रहा हूँ एल एन ए। किसी भी बंदे का या किसी भी रिएक्टेंट का या किसी भी सब्सटेंस का मुझे अगर पोटेंशियल पता करना है, केमिकल पोटेंशियल, तो मेरा ये फॉर्मूला था कि म्यू नॉट, ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पे था जब हम प्रेशर 1 बार लेते थे, और ये आर टी एल एन ए इज दी कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिविटी आप बोल सकते हैं। तो ये ए क्या है, मेरी एक्टिविटी या कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है जी। नाउ अगर मेरे पास ध्यान देखिएगा यहाँ पे ए मोल्स ए के हैं, बी मोल्स बी के हैं, सी मोल्स सी के हैं, डी मोल्स डी के हैं, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, सिर्फ एक के लिए लिख के दिखा रहा हूँ, बाकी के लिए नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा खुद। फॉर ए मोल्स ऑफ ए, तो अगर मुझे ए मोल्स के लिए केमिकल पोटेंशियल लिखना है, सो आई विल मल्टीप्लाई इट विद दी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, या जितने मोल्स में ले रहा हूँ, ए इंटू म्यू ए इंटू म्यू नॉट ए, म्यू नॉट ए क्या है स्टैंडर्ड कंडीशन पर, म्यू ए क्या है किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर, इंटू ए आर टी एल एन, एक्टिविटी ऑफ ए को लिख रहा हूँ ए। आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। अब सिमिलरली मैं बी के लिए लिख सकता हूँ, सी के लिए लिख सकता हूँ, डी के लिए लिख सकता हूँ, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, नो सर।
नाउ लेट अस ट्राई टू सी क्या है यहाँ पर। आपको याद होगा केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी व्हेन आई चेंज मोल्स, तो म्यू को मैंने लिखा था जी अपॉन एन सम। अगर मैं एन एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सब्सटेंस के, एन को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या वो जी बन जाएगा? हाँ। तो क्या ये जो मैंने लिखा है वो जी ही नहीं लिखा? दिस इज क्या, दिस इज सिंपली माई जी ऑफ ए। समझ में आ रही है बात? ए की गिव्स फ्री एनर्जी लिखी है मैंने। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट डेल्टा जी, तो डेल्टा जी किसके इक्वल होगा मेरे पास? गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। क्या मैं बोल सकता हूँ? सर बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते। प्रोडक्ट की गिव्स फ्री एनर्जी में देखूं तो प्रोडक्ट में मेरे पास क्या है, सी है, डी है। तो सी के लिए मैं कैसे पोटेंशियल, मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा सी इंटू म्यू सी प्लस डी इंटू म्यू डी। क्या इस बात से सभी लोग इत्तेफाक रखते हैं, एग्री करते हैं? सर बिल्कुल करेंगे। रिएक्टेंट के लिए क्या मैं लिख दूं, ए इंटू म्यू ए प्लस बी इंटू म्यू बी। सर बिल्कुल लिख दीजिए। अब यहाँ पे इन सभी की इंडिविजुअल मैं वैल्यूज डाल रहा हूँ एक साथ, सभी की इंडिविजुअल वैल्यूज डाल रहा हूँ, किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी, बेसिक सिंपल मैथ्स है। सी इंटू म्यू नॉट सी, म्यू नॉट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पर, फिर डी इंटू म्यू नॉट डी, इसको एक साथ लिया है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें से भी मैं ओपन करूंगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ए इंटू म्यू नॉट ए प्लस बी इंटू म्यू नॉट ए। उसको मैं ब्रैकेट के साथ माइनस साइन को कंसिडर करते हुए यहाँ पर ला रहा हूँ। सो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया, मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक इसमें किसी को डाउट आना चाहिए। ए इंटू म्यू नॉट ए प्लस बी इंटू म्यू नॉट बी, ये मैंने म्यू नॉट का खेल खत्म कर दिया। अब यहाँ पे क्या बचा होगा, प्लस क्या बचा होगा बताओ तुम बताओ, यहाँ बचा होगा आपका, अच्छा एक चीज और देखते जाओ, ए क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ए आर टी और ए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, क्या ये लॉग ए से भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं? हाँ। तो क्या आपको प्रॉपर्टी याद है, लॉग ए की पावर एम इज इक्वल टू एम टाइम्स लॉग ए? हाँ सर पता है। या फिर उल्टा मैं बोल दूं कि भाई अगर ऐसा लिखा हो तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो मैं इस ए को इसकी पावर में लिख रहा हूँ, इस ए को मैं इसकी पावर में लिख रहा हूँ, डायरेक्ट सिर्फ ए को लिख रहा हूँ, खत्म। क्या खत्म मतलब सर, कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी चल रही है बात। अब क्या बचा मेरे पास यहाँ पे, सी के लिए देखिए, सी इंटू म्यू सी को लिखूंगा मैं, सी इंटू म्यू नॉट सी प्लस आर टी एल एन सी, सॉरी एल एन ए सी की पावर ए। नाउ आई विल राइट आर इंटू टी एल एन एक्टिविटी ऑफ सी की पावर सी, उसको ऐड कर रहा हूँ ऑब्वियसली मैं, आर टी एल एन ए एक्टिविटी ऑफ डी की पावर डी, माइनस में मेरे पास आएगी। बेटा ये सिंपल मैथ्स है, ये कोई मत पूछने लगेगा कि किस तरीके से मैं इक्वेशन सॉल्व करूं, ये सभी को आती है, बस आप पेन नहीं चलाना चाह रहे, सारी बात ये है। तो अगर आप पेन चलाएंगे तो थोड़ा सा आपको भी अच्छा लगेगा कि आपसे कुछ हो गया जिंदगी में, तो अच्छा ही लगता है जब कुछ आप खुद से करते हैं। तो आप ट्राई करिए यार, बिल्कुल ट्राई करिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए खुद का। यहाँ पर हम यहाँ तक पहुंच गए। अब यहाँ पर देखिए, दिस इज क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन पर क्या मैं बोल सकता हूँ, जी नॉट सी, क्योंकि सी से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो बस यही है यहाँ पे। प्रोडक्ट प्रोडक्ट की गिव्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन पर ऐड हो रही है, रिएक्टेंट की गिव्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन पर ऐड हो रही है, तो मैं इसको सिंपल लिख दूंगा डेल्टा जी नॉट। दिस इज नथिंग बट जस्ट समीशन ऑफ जी रिएक्टेंट, नहीं सॉरी प्रोडक्ट का एट स्टैंडर्ड कंडीशन, दिस इज जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट। तो जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट इज नथिंग बट जस्ट सिंपली माई डेल्टा जी नॉट। ठीक है, तो ये लिख दिया यहाँ पर। अब क्या बचा, अब बचा मेरे पास ये, तो इसमें से मैं सभी में से आर टी कॉमन ले रहा हूँ, क्या कॉमन ले रहा हूँ, आर टी कॉमन ले रहा हूँ। और आपको याद होगा यहाँ पे लॉग में क्या हो रहा है, सर यहाँ पे लॉग में कुछ नहीं हो रहा सर, आर टी आपने कॉमन लिया, लॉग ए सी प्लस लॉग ए डी बचा होगा, उसकी पावर आपको सोशियोमेट्रिक ऑप्शन दिख रहा है। तो जब भी लॉग में एडिशन होता है तो क्या मैं उसको डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन में लिखूं? सर बिल्कुल लिख दीजिए। तो ये बन गया ए सी की पावर सी इंटू ए डी की पावर डी। अब सेम चीज अगर आप चाहें तो यहां पर भी करेंगे, एंड यहाँ पे भी आपने आर टी कॉमन ले लिया, दोनों में से आर टी आपने कॉमन लिया, तो एट द एंड आप इस मकाम पर पहुंचेंगे। आई होप किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। भाई यहाँ पे क्या करा है मैंने, यहाँ का थोड़ा सा मैं दिखा दूं, आप ऐसा समझ लीजिए, मैंने ब्रैकेट ओपन करा, जैसे ही मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे? सर बिल्कुल हो जाएंगे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो आर टी मैंने सब में से कॉमन ले लिया, ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैंने ऊपर लिख दिया, ये माइनस हो रहे हैं तो माइनस में आपको याद होगा लॉग एम माइनस लॉग एन आपका इक्वल होता है लॉग एम बटे एन। आई होप आपको ये चीज याद होगी। तो बस वही करा है यहाँ पे, जो प्लस में है उनको मैंने मल्टीप्लाई में कर दिया लॉग के अंदर, जो माइनस में उनको मैंने डिवाइड में कर दिया। समझ में आ गई बात? अब एक्टिविटी के बारे में हमें थोड़ा बहुत आइडिया है कि ये हमारी क्या होती है, इट इज सिंपली, आप एक्टिविटी को जो हम वैसे बोलते हैं, जो एक्टिविटी होती है किसी भी चीज की, वो होती है एक एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू उसकी कॉन्सेंट्रेशन। जैसे सी की बात करूं तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन इसके इक्वल होती है। तो एक्टिविटी कोफिशिएंट को हम जनरली या काफी सारे केसेस में 1
मानते हैं या 1 से लेस, जब इसकी वैल्यू काफी ज्यादा छोटी होती है तब उस केस में हम डायरेक्टली एक्टिविटी को इक्वेट कर देते हैं कॉन्सेंट्रेशन के साथ। तो यहाँ पर जो केसी है आपका, केसी हो सकता है आपको इक्विलिब्रियम यहाँ पे जो हमने लिखा था कॉन्सेंट्रेशन वगैरह में लिखा है, तो हो सकता है इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी भी आ जाए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एक्टिविटी ऑफ ए सी की पावर सी इंटू डी, एक्टिविटी ऑफ ए डी की पावर डी एंड सो ऑन। ये मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई भी दो राय की बात नहीं है। तो क्या बचा यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको मैं लिख दूंगा डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन, क्यूसी नहीं, हाँ क्यूसी आएगा। क्यों क्यों लिखा है या क्यों लिख देता हूँ खाली, क्योंकि मैंने इस वक्त इक्विलिब्रियम पे बात नहीं करी, मैंने एट एनी रैंडम टाइम पर बात करी, किसी भी रैंडम टाइम पर। अब जैसे ही इक्विलिब्रियम आ गया, अब मैं बात कर रहा हूँ एट इक्विलिब्रियम की। बच्चा बच्चा थर्मोडायनेमिक्स से जानता है डेल्टा जी बराबर 0, तो डेल्टा जी नॉट मेरा इक्वल हो जाएगा माइनस आर टी, और नाउ क्यूसी विल गेट कन्वर्टेड इनटू के। ये हो गया, QC will get converted into K. So this will happen जैसे ही मेरे पास एट इक्विलिब्रियम की कंडीशन आई, तो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के इक्वल आ जाएगा। आई होप सभी को ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। नाउ बात करनी है हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। सो बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो हमें तीन प्रकार के पढ़ने हैं, तीन तरीके के पढ़ने हैं। एक को प्यार से बुलाते हैं केसी, जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे उसको बोलूंगा केसी। एक को हम प्यार से बुलाते हैं केपी, जब हमारे पास बेसिकली आइडियल गैसेस होंगी जो हम मेजरली पढ़ ही रहे हैं जो हमारे सिलेबस में, उस केस में मैं पार्शियल प्रेशर्स को कंसीडर करूंगा एट इक्विलिब्रियम, तो मैं केसी उसको इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर लिखूंगा, फॉर्मूला भी मैं लिख दूंगा, इनका परेशान होने की बात नहीं। और एक होता है के एक्स या के काई, जब मैं इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन लेता हूँ, तो के सी मैंने लिख दिया है, उसके बारे उससे आगे मैं नहीं जा रहा। मैं आपको केपी के बारे में बता देता हूँ, तो केपी इज नथिंग, तो यहाँ पे मैं एक रिएक्शन लिख देता हूँ। अब मैं जरा स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट चलो ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, ए बी बी विल गिव यू सी सी प्लस डी डी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये सारी की सारी गैस होंगी, ऑब्वियसली तभी इनका कुछ प्रेशर होगा, अगर भाई लिक्विड है या कोई सोल्यूशन है तो प्रेशर कहाँ से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गैस है हमारे पास, सारा का सब कुछ गैसियस फेज में है, तो उसी केस में मैं लिख रहा हूँ। सो इन गैसियस फेज आई नो केपी में क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सर आप ये एकदम गलत लिख रहे हैं, बिल्कुल जिसने ये बात पकड़ ली गलत लिख दी, क्योंकि यहाँ आएगा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, नॉट रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैं इसको पी सी की पावर सी कर दूं और इसकी पावर डी कर दूं। नाउ डिवाइड में सिंपल सा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। सिमिलरली मैं के काई की टर्म्स में लिख सकता हूँ, दैट इज इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी की पावर सी, सॉरी 2 लिख दिया मैंने, सी आएगा, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ डी की पावर डी डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की पावर ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की पावर बी। ये सभी को आता है। नाउ द पॉइंट इज, हमें इनके बीच में कुछ रिलेशन, इनके बीच में कुछ ताल्लुकात, क्या एक दूसरे के रिश्तेदार हैं यानी, उसके बारे में हमें बात करनी है। तो आइए उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं क्या हो रहा है। सो क्या समझना चाहिए, जो समझाऊंगा वही समझना चाहिए, ठीक है। आइए 10 सेकंड दीजिए जरा समझ। सो मैं बात करूं सबसे पहले केपी। केपी को मैंने लिख रखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इंटू उसकी पावर सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर आपको डाल्टन्स लॉ याद होगा, जो कि आपको बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आप 11वीं क्लास मुझे पता है अच्छे से नहीं पढ़ के आए हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर नाम का चैप्टर था, हो भी सकता है शायद डिटेल तो आपको ना पता हो, तो नहीं याद तो मैं बता दूं बेटा। अगर किसी भी गैस का, मेरे पास एक गैसियस मिक्सचर है, उसमें 3 4 5 गैस है, मुझे किसी भी गैस का इंडिविजुअल प्रेशर निकालना है। मतलब मेरे पास मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें मैंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब डाल रखी है, मुझे पता करना है कि भाई ये जो मुझे किसी ने बता दिया कि भाई यहाँ पे जो है ना टोटल प्रेशर वो 5 एटीएम का फील हो रहा है, एक्सर्ट जो है टोटल मिलके। मुझसे अब किसी ने पूछा कि आप बता सकते हैं कि हाइड्रोजन कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, ऑक्सीजन इंडिविजुअली अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कितना दे रही है, नाइट्रोजन का क्या योगदान है। मैं कहूंगा नहीं यार मुझे मैं तो नहीं बता सकता। फिर वो कहेगा कि मैं आपको जो है ना मोल फ्रैक्शन दे रहा हूँ, मैं मोल फ्रैक्शन हाइड्रोजन के दे रहा हूँ, मैं मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन के दे रहा हूँ, नाइट्रोजन के आप निकाल लिएगा उनसे माइनस करके। तो अब आप बता सकते हैं, मैं कहूंगा हाँ यार अब बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे डाल्टन साहब ने फॉर्मूला दिया था कि अगर आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है किसी भी गैस का, तो आप क्या कीजिए, उसके मोल फ्रैक्शन से टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, खत्म। बस वही काम यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। पी यहाँ पे पीसी दिख रहा है, पीसी को मैं लिख सकता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू उसका टोटल प्रेशर, जो भी गैसियस मिक्सचर में हो, जो भी इक्विलिब्रियम पे जब गैस होंगी, आप जब एक कंटेनर में तो करा रहे होंगे रिएक्शन, उस कंटेनर में रिएक्टेंट गैसियस है, रिएक्ट कर गए, प्रोडक्ट गैसियस है, बन गए, कुछ ना कुछ
प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा, वो आप कैलकुलेट वगैरह कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो आप कर लेंगे, तो आपको टोटल प्रेशर पता लग जाएगा कितना है, तो आप बस उसी से आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे और क्या करेंगे। खैर हम तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, और कौन सा रिसर्च विसर्च थोड़ी कर सकते हैं यहाँ बैठे बैठे। आप भी इसलिए पढ़ रहे हैं वाकई, आप में से भी मुझे नहीं लग रहा कि कोई भाई बहुत बड़ा रिसर्च करने के लिए यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ इस टाइम मतलब वीडियो देखने के लिए। बाद में हाँ बिल्कुल ऑब्वियसली आप लैब वैब में बैठेंगे ना, अगर आपको रिसर्च करनी होगी, यहाँ थोड़ी बैठे होंगे आप। तो ये डाल दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखिए काई ए की पावर सी, काई डी की पावर डी, काई ए की पावर ए, काई बी की पावर बी, इसको मैं इंडिविजुअल करके थोड़ा सा इस साइड लिख देता हूँ। और ये देखते ही आपकी आंखों में, मतलब आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चमक जाना चाहिए कि क्या करना है। जिनको क्लिक कर गया बहुत बढ़िया बेटा। अब यहाँ पे मैं एक्सपोनेंट्स की पावर लगा दूं, पी सी प्लस डी होता है, स्मॉल डी कर दीजिएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ भावनाओं में बहते हुए। और नीचे पी ए प्लस बी। क्या ये चीज सबको समझ में आई सर? आ गए? क्या इसको मैं के का ही लिख दूं? सर बिल्कुल लिख दीजिए। क्या आपको एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी याद है? मैं इसको लिख सकता हूँ सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। सर बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब आपको आई होप क्लास 11 अब तो याद आ गई होगी कि के एक्स को मैं लिख रहा हूँ पी रेस टू पावर डेल्टा एन जी, वेयर डेल्टा एन जी क्या है, चेंज इन गैसियस मोल। और इसकी बात हमने इफ आई एम नॉट रॉन्ग थर्मोडायनेमिक्स में भी कर रखी है, चेंज इन गैसियस मोल्स। तो के एक्स है, इसको के का ही लिख देता हूँ, चलो थोड़ा समझ आएगा, इन टू ये मेरा रिलेशन आ गया केपी का। आई होप केपी से आपको ताल्लुकात समझ में आ गए, किसके के, इसके के का ही के, ठीक है। दोबारा समझते हैं। क्या सभी लोगों को एक बात पता है, एक गैस की इक्वेशन होती थी जो आई डोंट थिंक कोई भूल सकता है, क्योंकि इसकी बात होती ही रहती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पी क्या होता है? प्रेशर किसका? गैस का। अगर ए गैस है तो ए का प्रेशर, सॉरी प्रेशर ऑफ ए, और मोल्स ऑफ ए भी हो जाएंगे। तो क्या मैं पी ए को ऐसे लिख सकता हूँ? अगर मैं एन ए बाय वी लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत? नो सर, नहीं होगी। क्या मोल्स बाय वॉल्यूम कुछ नहीं होती? सर कुछ तो होती है, मेरी कॉन्सेंट्रेशन होती है। हाँ सर, ये बात तो आपने सही बोली। क्या ये चीज सबको समझ में आई? अब बस समझ गए होंगे आई होप कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। सी ए लिखना चाहे सी ए, एक्टिविटी लिखना चाहे एक्टिविटी, कॉन्सेंट्रेशन लिखना चाहे कॉन्सेंट्रेशन, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सर आप फिर से गलत कर रहे हैं, यहाँ पे सी डी आएगा, यहाँ पे सी सी आएगा। बिल्कुल सही बेटा। यार ये समझाने की जरूरत तो नहीं है ना, बिल्कुल कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जो करो यार ये तो बिल्कुल ही डायरेक्ट डायरेक्ट करा रहे हैं, बिल्कुल बेटा ऐसा मत सोचना। बहुत बेसिक बता दिया है, अगर अब भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ठीक है आप करके देख लो, और कोई बात नहीं, मतलब उससे क्या होती है। बाकी यार बता ही देता हूँ चलो यार, अगर किसी को प्रॉब्लम हो भी रही है तो यहाँ पर बेटा मैंने क्या करा है, केपी की वैल्यू आपको पता है क्या होता है? पार्शियल प्रेशर किसका? सी का, उसकी पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो पीसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, जैसे अभी जस्ट मैंने बताया पीसी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू आर टी। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस बेटा वही करा यहाँ पे, देख लीजिए आप, यही करा और कुछ नहीं करा, ठीक है। सी डी और सी सी बस आगे पीछे कर दिया। अब क्या करूंगा मैं? वही काम जो मैंने जस्ट पीछे करा था, कि सी डी की पावर डी को एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन से ही, आप चाहे तो एक्टिविटी बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन जो मन करे आप वो बोल सकते हैं। यहाँ पे बी आ जाएगा, स्मॉल बी आएगा, सॉरी मैं थोड़ा कैपिटल भावनाओं में बह रहा हूँ। और आर टी की पावर न्यूमरेटर में डी प्लस सी है, डिनोमिनेटर में, सर यहाँ बी भूल गया, हाँ बेटा थोड़ी चीजें भूल जाता रहता हूँ, इससे ज्यादा तो मैं वैसे घर में चीजें भूल जाता हूँ, ये तो फिर भी बहुत कम भूल रहा हूँ। यहाँ पे तो अच्छा वो काफी कम चीजें भूलता हूँ मैं, अगर यहाँ पे भूलने लगा तो परेशानी होगी, वरना घर पे मुझसे वो एक काम कहते हैं भाई भूल जाता हूँ, मतलब 5-7 मिनट लगते हैं भूल जाता हूँ। खैर कोई नहीं, आपका सबका अपना अपना हिसाब होता है। तो केपी को मैं अब यहाँ पे, क्या ये के सी आ गया? हाँ सर। क्या ये आर टी है? हाँ सर। क्या इसको मैं लिख दूं आर टी की पावर डी प्लस सी माइनस ए प्लस बी? सर बिल्कुल लिख दीजिए। तो यहाँ पे मैंने ए प्लस बी यहाँ पे लिख दिया। हाँ सर। क्या ये क्या बन गया? सर डेल्टा एन जी बन गया, खत्म, बस हो गया काम। आई होप आप सभी को केपी केसी केपी के काई के बीच में क्या ताल्लुकात हैं, क्या रिश्तेदारी है वो समझ में आई होगी। अब मैं जरा लिख दूं आपको, केपी को मैंने बताया के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी, और के काई इंटू प्रेशर की पावर डेल्टा एन जी। अब आप इन दोनों में ताल्लुकात निकाल लीजिए, इसकी मदद से आराम से निकाल लेंगे। आप लिख देंगे सर के सी बराबर के काई की पावर पी बाय आर टी डेल्टा एन जी, खत्म। आई होप आप सभी को मजा आया होगा, आसान लगा होगा। एक सिंपल सा बहुत एग्जाम्पल अगर लूं तो जैसे मैंने 2NO2 वाला लिया तो थोड़ा इक्विलिब्रियम रिवर्स कर देता हूँ, N2O4 बना रहा है। इस केस में मुझे बता दीजिए डेल्टा एन जी क्या है, तो आप बोलेंगे सर दो एक तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 1 - 2, सो दैट विल बी इक्वल टू -1। डेल्टा एन जी की वैल्यू आ गई, जो जो चीजें गिवन होंगी आप सिंपल सा निकाल लेंगे, आपको प्रेशर गिवन होगा, आपको आर गिवन होगा, टी गिवन होगा, जो आपसे पूछा होगा फिर आप निकाल लेंगे। आई होप आसान लगा होगा। सो ये हमारे पास रिलेशन हो गए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने देख लिया, तो हो सकता है डेरिवेशन आ जाए, नहीं भी आए तो मतलब कोई बात नहीं, बाकी बहुत ज्यादा बेसिक सी चीज है, इतना इसके लिए लोड नहीं लेना। नाउ अब यहाँ पे एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, आई एम आई ऑलमोस्ट श्योर, समझ लिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको पक्का एग्जाम में देखने को मिलेगा। किस टाइप का? आपको एक गैसियस रिएक्टेंट दे दिया जाएगा,
वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, आपसे कुछ केपी और अल्फा के बीच में रिलेशन निकलवाएगी। सर क्या बोलना है बेटा, अभी समझ में आएगा, रुक जाओ थोड़ा सा, समझते रहिए। सो मैं क्या करता हूँ, हर क्वेश्चन को इक्विलिब्रियम के सॉल्व करने का हमारा एक ही तरीका होता है। हम लेते हैं टाइम जीरो पर, जब इनिशियली मैंने क्या करा, इनिशियली क्या करा मैंने, कुछ रिएक्टेंट लिया होगा, तो मैं मान लूं उसके मैंने सी मोल्स लिए होंगे। सर मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इनिशियली मैंने मान लिया इसके सी मोल्स ले लिए। क्या कुछ प्रोडक्ट बना होगा इनिशियली? नहीं सर, आपने अभी तो रिएक्टेंट डाला है, तो कैसे बने? बिल्कुल सही बेटा। अब मैं मान रहा हूँ कुछ थोड़ा बहुत टाइम बीता होगा। हाँ सर। क्या ये जो सी है, सॉरी जो सी मोल्स हैं, कुछ कम होने लगे होंगे? हाँ। मैं मान लूँ एक्स मोल कम हो गए। हाँ सर, कम हो गए बिल्कुल। तो एक्स मोल से किस में डिसोशिएट हो गए होंगे? सर ये एक्स मोल प्रोडक्ट में हो गए होंगे। तो क्या स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग इसके एक मोल से इसका एक मोल, इसका एक मोल बन रहा है। तो अगर इसके एक्स मोल टूट गए तो इसके एक्स मोल बन गए, एक्स मोल बन गए। क्या इस बात से सभी लोग इत्तेफाक रखते हैं बेसिक मैथ से? अगर बाई चांस यहाँ पे 1 होता, यहाँ 2 होता, तो मैं बोलता इसके एक मोल से इसका 2 मोल बन रहा है, तो इसके एक्स मोल से इसके 2x मोल बन रहे हो। सभी लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। क्या किसी को कोई डाउट? नो सर। नाउ अब मैं एक चीज को डिफाइन करने जा रहा हूँ जिसको बोलते हैं अल्फा, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये होता है हमारे पास, इसका मैं लिखना चाहूँ, चलो लिख दो, नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड। हमारे कुछ कितने मोल्स डिसोशिएट हो गए, मतलब टूट गए। इसमें प्रोडक्ट में ऑब्वियसली ऐसे तोड़ेंगे थोड़ी, कोई चीज थोड़ी जो टूट जाएगी। नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड डिवाइड बाय आपने इनिशियल कितने मोल्स लिए थे। क्या इसके अकॉर्डिंग आप मुझे अल्फा का फॉर्मूला बता सकते हैं? सर इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, मुझे बताओ कितने मोल्स डिसोशिएट हो। कुछ लोग बोलेंगे एक्स, बिल्कुल बढ़िया, आपने सही बताया। डिवाइड बाय इनिशियल मोल्स कितने लिए थे, सी। क्या एक्स को मैं सी अल्फा लिख सकता हूँ? हाँ। तो यहाँ पे मैं सी माइनस सी अल्फा लिख दूंगा, यहाँ पर भी सी अल्फा लिख दूं, यहाँ पर भी सी अल्फा लिख दूं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये क्या कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहा हूं। अब मुझसे मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, और ये क्वेश्चन जो आपके लिए आएगा वो गैशियस के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? गैशियस के लिए आएगा। बाकी किसी और के लिए भी आए तब भी आप कर सकते हैं। मोल्स तो मैं सिखा ही रहा हूँ ना। ये मैंने मोल्स लिख दिया, इतने हैं एट इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पे मुझे बोल देंगे कुछ प्रेशर होगा पी। ये क्या है? प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब क्या करना होगा, तो प्रेशर एट इक्विलिब्रियम आपको दे देंगे पी। नाउ आपको कुछ ना कुछ रिलेशन निकालना होगा। किसका? केपी का निकालना होगा। सो या फिर आप समझ लीजिए केसी का भी, के इक्विलिब्रियम को निकालना होगा। कैसे निकालेंगे समझिए। मुझे, क्या आपको एक बात पता है, अगर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना है, वो मेरा इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर। क्या आप इस बात को मानते हैं? सर बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं मानेंगे। ऐसे ही मैं बी का निकाल सकता हूँ, ऐसे ही मैं सी का निकाल सकता हूँ। सर बिल्कुल। तो मेरा जो के इक्विलिब्रियम है, जो के पी है, क्या वो इक्वल होगा पी बी, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो 1। क्या इस बात से सभी लोग इत्तेफाक रखते हैं? तो अब यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा, दैट इज टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। अब आपको यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने। तो अब मोल फ्रैक्शन अगर मैं एक ही बात करूं, ध्यान से समझिएगा इस बात को, अगर ये चीज समझ में आ गई तो आपने क्वेश्चन की पकड़ आपके हाथ में आ जाएगी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल्स। बताइए नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं ए के। मैं ये नहीं पूछ रहा डिसोशिएट होगा, मैं पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम कितने हैं, बताओ। आप बोलेंगे सी माइनस क्या सी माइनस का, बिल्कुल बढ़िया जिसने भी ये बात कहा। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे टोटल मोल्स बताओ बीकर में कितने होंगे। आपको समझाऊं मैं थोड़ा सा। क्या हुआ, मैंने ए लिया, वो कन्वर्ट हो रहा है सी प्लस डी में या बी प्लस सी में कन्वर्ट हो रहा है। इनिशियली सी था, अब ये हो गया सी माइनस एक्स हो गया, ये कुछ एक्स बनेगा, ये भी कुछ एक्स बनेगा, जिसकी वैल्यू है सी अल्फा। मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताओ एट इक्विलिब्रियम कितने मोल्स हैं, एक है, तो आपने बोला सी माइनस एक्स। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस बीकर में टोटल मोल्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे अगर आपको टोटल मोल्स बताने हैं टीएम इस टोटल मोल्स सी माइनस एक्स प्लस एक्स कर दूं, कोई किसी को प्रॉब्लम ना हो सर। तो टोटल मोल्स क्या मेरे सी प्लस एक्स आ गए या सी प्लस सी अल्फा आ गए, बिल्कुल सही। तो जिसने ये बात बता दी बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। तो यहाँ पे c माइनस एल्फा, और यहाँ पे c को मैं कॉमन भी ले सकता हूँ, तो मेरे पास 1 माइनस एल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस एल्फा, और ये c से c कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास कितने आ गए, यहाँ पे आ गए 1 माइनस एल्फा बटे 1 प्लस एल्फा। क्या किसी को भी इससे कोई प्रॉब्लम? नो सर बिल्कुल नहीं है, क्यों होगी। तो ये आ गया मेरे पास। अब मुझे आपने का ये बता दिया, इसको मैं प्रेशर से मल्टीप्लाई करके क्या मेरे पास ये चीज आ गई, सर आ गई। अब मुझे पीसी निकालना है, तो पीसी के लिए क्या चाहिए होगा सर, पीसी के लिए आपको चाहिए होगा काईसी सबसे पहले, बिल्कुल सही। तो काईसी में क्या बोल सकता हूँ, मोल्स ऑफ इसके, तो क्या है सी अल्फा। टोटल मोल्स कितना है मेरे, सेम ही तो होंगे सबके लिए। टोटल मोल्स किसी के लिए अलग थोड़ी होंगे, सी प्लस एक्स ही तो होंगे या फिर सी प्लस सी अल्फा ही तो होंगे, सभी के लिए सेम होंगे सर, बिल्कुल होंगे। तो सी इंटू 1 प्लस अल्फा लिख दूं, क्या इसकी वैल्यू अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा आ गई, सर बिल्कुल आ गई। क्या इसको मैं प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मुझे काईसी की वैल्यू मिल जाएगी, सर बिल्कुल मिल जाएगी। अब ऐसे ही मैं काईडी निकालूं तो क्या वो भी सेम आएगा, निकाल के देख लीजिए। काईसी आ गया, काईपी आ गया, काईडी आ गया और काई आ गया।
क्या इसको मैं सिर्फ यहाँ पे पी से मल्टीप्लाई कर दूंगा और सिंपल सा मेरे पास आंसर हो जाएगा। आई होप किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे एक जल्दी से आपको एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ क्या हो रहा है। मेरे पास थी N2O4, वो डिसोशिएट हो रही है 2NO में। अब जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे वैसे भी सी से सी कैंसिल होने वाला है, सब जगह सी से सी कैंसिल होगा। तो जब भी आपको जनरल क्वेश्चन दे दें, कुछ नहीं गिवन हो कि आपको क्या मोल्स होगा, आपको दे देंगे ये रिएक्शन दे देंगे, आपको बोलेंगे प्रूव दैट केपी इज इक्वल टू दिस कुछ बोल देंगे, ठीक है। इनिशियली आपको क्या करना है, सिंपल सा इसका एक मोल लीजिए, इसका 0 एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, या मैं बोलना चाहूँ सॉरी एट इक्विलिब्रियम पे ये कुछ x डिसोशिएट हो जाएगा, ये कुछ x बनेगा होगा। अब मुझे बताइए अल्फा इज इक्वल्स टू x अपॉन सी होता है, और सी क्या है, इनिशियल मोल कितने लिए 1, तो x बराबर अल्फा, तो मैं इसको 1 माइनस अल्फा और इसको अल्फा लिख सकता हूँ, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और एक गलती यहाँ पे मैंने कर दी, यहाँ पे मुझे 2x लगाना होगा, क्योंकि इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बन रहा है, इसके x मोल से इसके 2x मोल बने होंगे, इसके अल्फा मोल से इसके 2 अल्फा मोल बन रहे होंगे। अब मुझे यहाँ पर अगर मोल फ्रैक्शन N2O4 का निकालना होगा, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, दैट विल अल्टीमेटली गिव मी 1 प्लस अल्फा। आई डोंट थिंक डाउट होना चाहिए इसमें किसी को भी, तभी मैं जल्दी कर रहा हूं। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है NO2 का, तो वो हो जाएगा 2 अल्फा बटे 1 प्लस अल्फा। आई डोंट थिंक इसमें भी किसी को कोई डाउट होगा। मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं पार्शियल प्रेशर से, और यहां पर आप देख लीजिए किस तरीके से हमारा आंसर आएगा। तो PNO ये निकाल लिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, सॉरी मैंने पार्शियल प्रेशर बोल दिया था, सॉरी बेटा, मैं यहाँ पर बोलना चाहिए मुझे प्रेशर एट इक्विलिब्रियम से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने निकाला है। यहाँ पर इन्होंने NO2 का निकाल लेंगे। फिर क्या करूंगा मैं, सिंपल सा मुझे पता है क्या आएगा, मेरा के भी किसके इक्वल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइड बाय दिस, वैल्यू पुट करूंगा, आंसर तक आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन आपके एग्जाम में काफी बार आया और काफी बढ़िया बढ़िया एक्सप्रेशन भी पूछते हैं वो, अलग अलग रिएक्शन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज करके। तो जब हम पीवाईक्यू वाली वीडियोस कर रहे होंगे, तब ऑब्वियसली उन सवालों को देखेंगे। अभी मैंने आपको एक दिखा दिया और आपसे वो सारे सवाल आराम से हो जाएंगे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस थोड़ी सी मैथ, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा समझदारी के साथ क्वेश्चन को करना है, आराम आराम से साफ सुथरे तरीके से। एक बार मैं इसको जल्दी से ब्रीफ कर देता हूँ। क्या करना है आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन है, आपको इनिशियल मोल्स 1 लेने, ऑब्वियसली ये 0 होगा जब टाइम 0 है, कुछ भी रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं कर रहा। जब टाइम कुछ t होगा, ये कुछ x रिएक्ट कर जाएगा, आप x के यहाँ डायरेक्टली अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि x बराबर अल्फा है। क्यों, क्योंकि मैंने इनिशियल मोल्स ही 1 ले ली। फिर क्या होगा, इसके एक मोल से इसके 2 बन, अगर यहाँ 3 लिख देता तो 3 आ जाता। अगर यहाँ पे कोई और एक और रिएक्टेंट होता, ऐसे ही मान रहा हूँ, हाइपोथेटिकली लिख रहा हूँ, N2 होता, तो यहाँ पर भी मैं x लिख देता और यहाँ पर भी मैं अल्फा लिख देता, अगर होता, बट ऐसा नहीं है तो नहीं लिखा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे रिएक्टेंट लिख दिया, प्रोडक्ट लिख दिया, उसके मोल्स लिख दिए, फिर मोल फ्रैक्शन निकाल ली, पार्शियल प्रेशर से पार्शियल प्रेशर निकाल लिया, वैल्यू पुट कर खत्म। आई डोंट थिंक किसी को भी कोई डाउट होगा। तो केपी पर ये बहुत ज्यादा चांस है इससे रिलेटेड सवाल आए, हो सकता है के काई पर पूछें, तो के काई पर अगर बाई चांस पूछ लेंगे तो आपको पार्शियल प्रेशर से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। अगर बाई चांस वो पूछ लेंगे के काई बताइए, तो आप सिंपल सा मोल फ्रैक्शन NO2 का स्क्वायर, सॉरी NO2 का स्क्वायर डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन N2O4 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। तो इसी टाइप का सवाल आपका चांसेस है बहुत ज्यादा एक न्यूमेरिकल आए यहाँ से, तो तैयार रहिएगा। बाकी और सवालों वाली वीडियोस में देखेंगे किस तरीके का सवाल आएगा। डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स ऑन टेम्परेचर, तो यहाँ पे हम केपी और केसी की डिपेंडेंस देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर, और क्या देखेंगे, क्या बोलते हैं यार, मतलब देख लेते हैं जो भी देखेंगे यार। केपी और केसी की हमें देखनी है, हाँ वेंट ऑफ इक्वेशन ये बोल रहा था, भूल गया था। तो वेंट ऑफ आइसोथर्म इक्वेशन यहाँ पर हम देखेंगे। तो वी ऑल नो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला हमने निकाला था -RT ln Kp, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है ये डेल्टा जी नॉट का, जिसकी हमने बात करके गैसियस की रिएक्ट उसकी बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी गैसियस रिएक्टेंट की जो आइडियल गैस के लिए ही पढ़ लें। तो यहाँ पे केपी मैंने इसलिए लिखा है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्योंकि मैं गैसियस वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, ध्यान से समझिएगा। डेल्टा जी नॉट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, क्या मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं, कर दीजिए सर आपकी मर्जी। तो मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है सर कर दीजिए आपकी मर्जी, आप जो मन करना चाहें, आपका तो काम है, हमें पढ़ाना ही है तो आप पढ़ाते रहिए। तो डेल जी नॉट बाय डेल टी हो जाएगा, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भाई क्यों आएगा, क्योंकि भाई एक कांस्टेंट रखी है चीज। मैं यहाँ पे करूंगा, ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा यहाँ पे। मैं पहले क्या करूंगा, -RT ln Kp में से मैं पहले R -R ln Kp को एज इट इज लिख रहा हूँ, और डेल टी बाय डेल टी एट इसको मार रहा हूँ डिफरेंशिएट, देन आगे माइनस इस बार रखूंगा, R तो हमेशा कॉन्स्टेंट ही है, टी और बेसिकली ln Kp वेरिएबल है, Kp प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है, टी हमारा कांस्टेंट है, सॉरी टी हमारा टेम्परेचर है, तो वो तो वेरिएबल है। तो इस बार पहले मैंने क्या रखा, मैंने ln Kp को कांस्टेंट मान लिया और टी को डिफरेंशिएट मान लिया। इस बार मैं टी को कांस्टेंट मान लेता हूं और
ln kp को डिफरेंशिएट मार देता हूँ, क्या इसमें किसी को कोई इत्तेफाक, कोई डाउट, किसी भी चीज, किसी भी तरह का? नो सर, बिल्कुल ठीक। ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पे आप देखेंगे डेल टी बाय डेल टी, ये तो सर 1 ही हो जाएगा, तो माइनस आर ln kp माइनस आर टी, और ये पूरा एज इट इज डेल ऑफ ln kp बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब जरा पूरी इक्वेशन को टी से मल्टीप्लाई करके मुझे दिखाइए, दिखा देते हैं सर आपको क्या बात कर रहे हैं। डेल्टा जी नॉट बाय डेल टी आएगा, सॉरी यहाँ पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये माइनस आर टी हो जाएगा। हाँ, क्या ये आर टी स्क्वायर हो जाएगा? हाँ सर, सिंपल सी बात है। क्या ये चीज कुछ नहीं, यही है इक्वेशन 1 मान लीजिए, और यहाँ पे इसको लिख देता हूँ मैं, डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी स्क्वायर, ये ब्रैकेट आ जाएगा। तो मैंने टी टाइम्स डेल्टा डेल ऑफ डेल्टा जी नॉट बटे डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू निकाल ली है। अब आते हैं अपनी बेहतरीन इक्वेशन पर, जो हम सेमेस्टर 2 में पढ़ के आए हैं, जिससे बहुत ज्यादा बढ़िया सवाल भी आए हुए हैं। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, मतलब सेमेस्टर 2 में आए, तो इसकी डेरिवेशन अभी कुछ नहीं आया, बट डेरिवेशन के लिए पढ़ लें। तो क्या कहती थी ये कि डेल्टा जी नॉट, हमने इसको पूरा डिराइव भी करा था, इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट प्लस टी टाइम्स डेल ऑफ डेल्टा जी नॉट बटे डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हमारे पास आ गया। तो मैं कर क्या रहा हूँ, बेसिकली मैं टेम्परेचर डिपेंडेंस निकाल रहा हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो मैं अब इस तरीके से यहाँ पे डेल्टा जी को एलिमिनेट बेसिकली करना चाह रहा हूँ। सो व्हाट आई डू, आई सिंपली पुट द वैल्यूज जो मुझे पता है। डेल्टा जी नॉट को डेल्टा जी नॉट लिखूंगा, डेल्टा एच नॉट को डेल्टा एच नॉट, इस पूरे की मैं वैल्यू पीछे से निकाल के लाया हूं, तो प्लस डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी स्क्वेयर डी ऑफ एल एन के पी बटे डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। इससे ये उड़ाइए, ये जीरो हो गया, इसको उधर भेजिए। आर टी स्क्वायर को मैं डायरेक्टली डिनोमिनेटर में लिख रहा हूँ, कोई बच्चा नहीं पूछेगा ये मैं डायरेक्टली कैसे कर रहा हूँ, भाई कोई नहीं पूछना बिल्कुल भी, भाई अपने एक एक तमाचा मार लेना जिसने भी ये पूछा, क्योंकि ये सिंपल मैथ से, ये केमिस्ट्री नहीं है। आई होप सभी को अच्छा लगा होगा, आसान लगा होगा, समझ में आई होगी। तो यहाँ तक हम काफी अच्छे से पहुंच चुके हैं। सो व्हाट आई जस्ट हैव डन, इसको बेटा मैंने माइनस आर टी स्क्वायर, और इस पूरे को मैंने इधर भेजा, क्या ये प्लस का बन जाएगा? हाँ बन जाएगा। तो प्लस का बन गया, फिर आर टी स्क्वायर को डिनोमिनेटर में लिया, बस बन गई हमारी इक्वेशन। तो ये हमारी तैयार हो गई बैंड ऑफ इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ केपी। और क्या ये रिलेशन विद टेम्परेचर एंड एंथैल्पी चेंज, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज के कंडीशन पर हमारे पास ये गिवन है। सो अब यहाँ पे थोड़ी सी और मैथमेटिक्स लगाते हुए, अपनी मैथमेटिकल स्किल्स का यूज करते हुए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डेल्टा एच नॉट को एज इट इज डिवाइडेड बाय आर टी स्क्वायर। अब जो डी टी उस साइड था, जरा मैं इस साइड ले आता हूँ उसको, डेल टी को यहाँ डी टी लिख देता हूँ, और उसको एज इट इज लेता हूँ डेल ऑफ एल एन के पी। ठीक है, अब हम सभी की प्यारी इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो मैं चाहूं तो उसको बिना उसके भी डेफिनेट इनडेफिनेट दोनों कर सकता हूं। तो मैं पहले बिना लिमिट के कर देता हूं। तो मैं जैसे ही मैं बिना लिमिट के करूंगा, तो आपको पता है टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस वन अपॉन टी, भाई होता है ना डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू पावर माइनस एन का कर रहा हूं मैं इस वक्त, माइनस एन का, क्योंकि नीचे माइनस टू है तो आप माइनस टू ले लो यार। इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स रेस टू पावर माइनस टू प्लस वन बटे माइनस टू प्लस वन। तो एक्स की पावर माइनस वन और ये माइनस वन, तो माइनस वन अपॉन एक्स आ जाएगा। ऐसे में यहाँ पे कर रहा हूँ डेल एच नॉट डिवाइड बाय आर टी की पावर माइनस वन, तो ये लिख दिया मैंने। इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल एन के पी आ जाएगा, प्लस कुछ इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है जी, कुछ भी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे आपसे ग्राफ वगैरह सब कुछ, सारी की सारी बातें कर सकती हैं। एल एन के पी की जगह आप यहाँ पे 2.303 लॉग के पी कर लीजिए, आंसर आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बेसिकली डिवाइड फिर आपको करना होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं चलो लिख ही देता हूँ कि माइनस डेल्टा एच बाय एच नॉट कर लीजिएगा, उसको 2.303 आर टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल्स टू लॉग के पी आ जाएगा। अब आप यहाँ पे y बराबर mx प्लस सी से लगा सकते हैं इसका ग्राफ, ये है y, ये आ जाएगा c, x एक्सिस वो y इंटरसेप्ट सॉरी, इज इक्वल्स टू mx। x एक्सिस पे क्या आएगा आपका 1/t आएगा, और बना देता हूँ यार, कुछ भी नहीं आता मतलब बिल्कुल ही, लॉग के पी यहाँ पे 1/t, और ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि अगर डेल्टा एच आपका पॉजिटिव हुआ, मतलब रिएक्शन एक्सो की एंडो, सर एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक के केस में मेरा ग्राफ नीचे आएगा, क्योंकि ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो स्लोप नेगेटिव होगा। वेयर एज अगर मेरा डेल्टा एच नेगेटिव आया, मतलब माय रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एंड इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक अगर मेरी डेल्टा एच नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव, ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, खत्म। आई होप आप सभी को मजा आएगा जो मैंने बोला। तो ऊपर वाला ग्राफ ये किसका बनाया मैंने, एक्सो का, नीचे वाला एंडो का। आई डोंट थिंक इसमें किसी को डाउट होगा, बाकी जिसको समझ नहीं आया बेटा, कोई आपकी इसमें इतनी जरूरत नहीं है इस चीज में, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दूसरी चीज यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन की लिमिट्स पुट कर देता हूँ, दैट इज T1 से T2 तक ले गया टेम्परेचर, और
कुछ टेम्परेचर डिपेंड है तो भाई पहले कुछ KP1 होगा फिर कुछ KP2 होगा। सब मानते हैं इस बात को? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं मानेंगे। तो अब यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ डेल्टा H0, और यहाँ पे आ जाएगा बाय आर, माइनस को भी बाहर ले लेता हूँ, चलो अच्छा लगेगा आपको भी, हमें फिर बाद में अंदर ले लेंगे माइनस। यहाँ पे आ जाएगा 1/T2 माइनस 1/T1 इज इक्वल टू डी, अब हट जाएगा तो अब ln माइनस ln हो जाएगा। आई होप सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली केपी इसको डिवाइड में लिख सकता हूँ। आई डोंट थिंक किसी को भी इस चीज में कोई डाउट होगा। KP2 आएगा, सॉरी, डिवाइड बाई KP1। तो यहाँ पे हमने, अगर हम डायरेक्टली लिमिट्स डालेंगे तब भी हम लिमिट्स पुट करेंगे तब भी हम यहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप अब लॉग भी लिख सकते हैं इसको, लॉग 2.3, यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग आ जाएगा, और यहाँ पे 3.303 डिवाइड में चला जाएगा। अब माइनस को अंदर शिफ्ट कर दीजिए, थोड़ा सा वो होगा चेंज, क्या चेंज होगा भाई, T2 T1 की वैल्यू बस डिस्प्ले आपको करनी होगी। आई डोंट थिंक किसी को भी कोई डाउट होगा इस वेंट ऑफ इक्वेशन में। सो ये हमने वेंट ऑफ इक्वेशन कर ली। अब जल्दी से केसी की डिपेंडेंस देखते हैं ऑन टेम्परेचर पर। तो लेट मी ट्राई टू राइट एज क्विक एज आई कैन कि केपी बराबर केसी की पावर, सॉरी केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एनजी। हम सभी लोग जानते हैं सर, बिल्कुल जानते हैं। जरा दोनों साइड लॉग लेके तो दिखाइए सर, लिखा देते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं। क्या इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, छोटी से मोटी से बड़ी से छोटी से? सर बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है बताओ मुझे। क्योंकि भाई मैंने क्या करा है, लॉग लिया, इसका लॉग लिया, लॉग में यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया। प्रोडक्ट रूल मतलब लॉग m इंटू एन इज इक्वल टू लॉग m प्लस एन, ये लगाया। फिर उसके बाद लॉग a की पावर m टाइम्स लॉग हो जाता है, तो वो कर दिया पे। ठीक है, सबको समझ में आ गया सर। अब जरा डिफरेंशिएट तो मार के दिखाइए मुझे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ऑब्वियसली एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ऑब्वियसली, क्योंकि भाई जब टेम्परेचर के रिलेशन में देख रहे हैं हम, डिपेंडेंस ऑफ ऑन टेम्परेचर देख रहे हैं कि क्या टेम्परेचर से डिपेंडेंस है, तो दूसरे पैरामीटर को तो ऑब्वियसली वी नीड टू कीप दैट थिंग कांस्टेंट। तो डेल ऑफ डेल टी एट कांस्टेंट पी बराबर डेल ऑफ ln केसी। क्योंकि मैं यहाँ केसी का फॉर्मूला निकालने जा रहा हूँ, तो आपके बैक ऑफ द माइंड ध्यान आकर रखना होगा कि हमें इस पर फोकस रखना है, इस चीज पर फोकस रखना है, इस चीज की हमें कहीं ना कहीं वैल्यू निकालने जानी है। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या देखेंगे ध्यान से, LNRT है यहाँ पर, ठीक है, डेल्टा एन लिख देता हूँ, और यहाँ पे क्या है, LNRT का मुझे करना है डिफ्रेंसिएशन। क्या ये आपको आता है? मुझे कैसे पता होगा, आप भी करोगे यार, मुझे कैसे पता होगा। तो आई थिंक आप सभी को ये चीज जरूर आती होगी। कैसे आती होगी, लेट मी जस्ट ट्राई टू हेल्प यू। तो जरा अब देखिए क्या कैसे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट होगा। आप सभी को पता है, अगर मैं ln x का डिफ्रेंशिएट करूंगा तो वो 1/x आएगा, सर बिल्कुल पता है। अगर यहाँ पे मैं कोई भी कांस्टेंट ले आऊं, सपोज कीजिए ln ax, तो क्या होगा सर, ऑब्वियसली ln a/x, बट प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग मुझे सॉरी चेन रूल के अकॉर्डिंग मुझे ax को भी डिफरेंशिएट करना होगा, और ax का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन बेसिकली करूंगा ना, अगर मुझे d/dx ऑफ ax करना है, आई होप आपको बेसिक फिजिक्स बोलूंगा, मैथ्स भी नहीं बोल रहा हूँ, फिजिक्स में पढ़ाया जाता था काइनेमेटिक्स वगैरह में, ये चीज आपको आती होगी। तो यहाँ पे मैं a को कांस्टेंट मान रखा है, तो a आ जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे ln ax का डिफरेंशिएशन इज 1/ax इंटू ax का डिफरेंशिएशन मैंने करा, तो ये a से a कैंसिल, तो 1/x। मतलब मुझे अगर d ऑफ ln rt निकालना है तो प्लस डेल्टा एन जी एज इट इज, ln rt का डिफरेंशिएशन 1/rt डॉट मुझे r से मल्टीप्लाई होगा, तो ये मेरे पास आएगा। आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आएगा किस तरीके से मैं डेल्टा एन या डेल्टा एन जी बाय आर यहाँ पर लिख रहा हूँ। सो क्या यहाँ पर बचा, अब मुझे जरा डी एल एन के सी बाय पी की वैल्यू निकालनी है, तो इस पूरी चीज को मैं पी या एक्स बोल रहा हूँ, एक्स, कैपिटल एक्स, क्योंकि मुझे निकालना है ना, एक्स निकाल रहा हूँ। अब ये क्या चलाएगा, डी एल एन के बी बाई डी टी, इसकी वैल्यू जरा यहाँ से पुट कर दीजिए साथ के साथ साथ, जो हमने वेंट ऑफ इक्वेशन से निकाली, दैट इज डेल्टा एच नॉट बाय आर टी स्क्वायर। पुट कर दूं, कर दीजिए सर, कोई बात नहीं। तो मैंने क्या करा, इसको यहीं रहने देता हूँ, इसको मैं इधर भेज रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये एक्स, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मैं इसकी वैल्यू लिखता हूँ सबसे पहले, डेल्टा एच नॉट बाय आर टी स्क्वायर। अब मैं इसको इधर ले आता हूँ, माइनस डेल्टा एन बाय आर को, सॉरी डेल्टा एन बाय टी, सही है, इज इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है, मुझे ये पूरा लिखने में परेशानी होती है ना, बार बार लिखना पड़ता है, इसी वजह से मैंने ये लिख दिया। अब जरा एलसीएम लीजिए, तो डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा एन आर टी बाय आर टी स्क्वायर हो जाएगा, आर टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो याद आएगा, इज इक्वल टू एक्स, जो भी हमें चीज निकालनी, तो ये बन जाएगा डेल्टा, आप क्या आप सभी को याद है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है, सर बिल्कुल याद है। तो क्या ये डेल्टा यू नॉट हो जाएगा, सर बिल्कुल हो जाएगा, बाय आर टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी ऑफ एल एन के सी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, खत्म। आई होप आप सभी को एनालॉगी सिमिलैरिटी सब कुछ याद होगी। जब प्रेशर की बात आ गई तो आएगी एंथैल्पी, जब कॉन्सेंट्रेशन की बात आएगी
तब आएगी इंटरनल एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन। आई डोंट थिंक इसमें किसी को भी छोटे से मोटा डाउट होगा, बहुत ज्यादा सिंपल चीज थी जो हमने कवर कर ली। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अब प्रेशर पर क्या कंडीशन, क्या हमारे पास वो रहती है इसकी, व्हाट डू वी कॉल इट, जो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिपेंडेंस। तो इसके लिए मैं डायरेक्टली दिखा दूं या करा दूं, चलो थोड़ा सा करा देता हूं। तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी लोग या डायरेक्टली आप देख लीजिए चाहें तो, हमें पता है डेल्टा जी नॉट इक्वल होता है माइनस आर टी एल एन के पी के। हमें प्रेशर से क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो डेल ऑफ डेल्टा जी नॉट बाय डेल पी, ऑब्वियसली मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखूंगा, इज इक्वल्स टू माइनस आर टी। यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहे लिख लीजिए, अगर आप, क्योंकि मैं टेम्परेचर को यहाँ कांस्टेंट मान रहा हूँ तो आर टी यहाँ कांस्टेंट ही देता हूँ, अदरवाइज यू कैन डू पूरी मैथ्स वगैरह भी। तो यहाँ पे फिलहाल मैं इसको कांस्टेंट मान रहा हूँ। क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको पता लगेगा। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे माइनस आर टी डी ऑफ एल एन के पी बाय डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर लिया, ठीक है। नाउ क्या गिव्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन पे, प्रेशर पर डिपेंड करती है। द आंसर इज स्ट्रेट नो। हमने केमिकल पोटेंशियल में भी देखा था कि जो म्यू नॉट है वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो इस केस में ये चीज आ जाएगी जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ के पी जो है वो हमारे पास वेरी नहीं करता, किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। तो इंडिपेंडेंस है केपी की हमारी किससे, इसी से। केपी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर है। दिमाग यार थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है करते करते ना अचानक से, तो इसी वजह से वर्डिंग भूल रहा हूँ मैं काफी आज, थोड़ा सा कभी कभी डिस्ट्रैक्शन रहती है दिमाग में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं केपी इज इक्वल्स टू केसी वाला फॉर्मूला लगाइए सिंपल सा, आप जो है उस तक भी पहुंच जाएंगे, किस तक, इस तक। तो केपी इज इक्वल्स टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी के लिए लॉग लीजिए और अप्लाई करिए, डिफरेंशिएट मारिए विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, आप यहां तक पहुंच जाएंगे। यहाँ तक पहुंचते ही आप क्या देखेंगे, देखिए यहाँ एल एन के सी की वैल्यू आपको समझ में आ रही है ना। थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीनशॉट, मतलब बुक ही ऐसी यार, मेरे पास खुद पीडीएफ है तो मैं कैसे सही कर, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एल एन के सी बराबर है एन के पी प्लस माइनस डेल्टा एन बाय एल एन आर टी। क्या करा, डिफरेंशिएट मारा विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इसकी वैल्यू जस्ट अभी अभी देखिए जीरो। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पे बचा माइनस डेल्टा एन, ध्यान से देखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन आर टी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। जब मैंने कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ही बोल दिया तो क्या इसका डिफरेंशिएशन कुछ वैल्यू होगी, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, टी इज अ कांस्टेंट एंड किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज जीरो, तो माइनस डेल्टा एन इंटू जीरो विल बी इक्वल टू जीरो। तो ये भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे ये इसके लिए थोड़ा सा हमें समझना है, तो ये देख लेते हैं। यहाँ पे मैं सेम करूंगा, लॉग लिया, जब प्रेशर डिपेंडेंस सिर्फ केक आएगी दे रखी है हमें, केक आएगी, वैसे ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट सो इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट, बस हमें कराने के लिए लिखी हुई थी तो मैं करा देता हूँ ताकि कोई टॉपिक ना छूटे। तो इसकी आप खुद ही देख लीजिए किस तरीके से करा है, एल एन के एक्स ये आ गया, ये चीज तो आपकी जीरो है, बताइए आपको कैसे जीरो है, या नहीं सॉरी, हाँ जीरो है ऑब्वियसली। तो एल डी एल एन के पी बाई दिस ये आपका जीरो आ गया, और यहाँ पर आपका क्या आ गया, माइनस डी एल एन। अब मैं प्रेशर को क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट, तो ऑब्वियसली प्रेशर को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद सॉरी लॉग एक्स बाय एक्स करूंगा, यहाँ पे समझ लीजिए डी ऑफ लॉग एक्स बाय डी एक्स, तो वन बाय एक्स आ जाएगा, तो वही कर रहा है माइनस डेल्टा एन बाय पी आ गया, ये चीज जीरो, ये माइनस डेल्टा एन बाय पी, और ये आपके सामने आप देख सकते हैं। इसी से रिलेटेड कुछ दो तीन इंटरप्रिटेशन है, जल्दी से उनको देख लीजिए। अगर आपका डेल्टा एन जीरो हुआ मतलब चेंज इन, मतलब रिएक्टेंट में जितने गैसियस मोल्स उतने ही प्रोडक्ट में, तो आप देखिए के एक्स आपका इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होगा, क्योंकि डेल्टा एन जीरो आ गया, डेल्टा एन जीरो आ गया तो कि ये भी चीज जीरो आ गई, ये चीज जीरो आ गई, तो उसका मतलब इंडिपेंडेंट रहेगा। दूसरी चीज यहाँ पे दे रखी है, अगर डेल्टा एन जीरो के इक्वल ना हो तब क्या क्या हो सकता है, दो पॉसिबिलिटीज, एक डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो, तो वॉल्यूम आपकी ग्रेटर देन जीरो, मतलब आपका के एक्स डिक्रीज होगा विद इंक्रीजिंग प्रेशर। वैसे बस मैं पढ़ाने के लिए पढ़ा रहा हूँ, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। और अगर डेल्टा एन लेस देन जीरो तो डेल्टा वी भी लेस देन जीरो, तो मतलब के एक्स इंक्रीज करेगा विद इंक्रीजिंग प्रेशर। तो यहाँ पर ये साइंटिस्ट वगैरह तो देखिए इनको भाई नोबेल प्राइज मिला हुआ है, इसी वजह से जर्मन केमिस्ट को हमारे पास, क्योंकि इन्होंने अमोनिया के लिए कुछ करा था, फ्रिज हेबर जो बॉन हेबर साइकिल, नहीं सॉरी हेबर प्रोसेस, बॉन हेबर साइकिल बोल रहा हूँ, थोड़ा उसका याद है। तो हेबर्स प्रोसेस में इन्होंने काफी ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, सारा शायद इन्होंने दिया था, तभी इनका इस प्रोसेस का नाम भी हेबर्स प्रोसेस था। तो यहाँ पर हमने कुछ डिपेंडेंस वगैरह देख लिया अपने केपी केसी की, तो यहाँ तक हमने काफी इंपॉर्टेंट चीजें देख ली। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं तो सिर्फ वेंट ऑफ इक्वेशन, ये बाकी जो है समझने के लिए किस तरीके से करना है, आपके सर के ऊपर से ना जाए चीजें, उसके लिए है। और सिलेबस में भी है, तो सिलेबस में तो पढ़ना ही है यार, ऑब्वियसली सिलेबस तो कवर कर ही ना है। नेक्स्ट थिंग वी हैव इज डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन पर। तो इसकी कोई भी ऐसा नहीं दे रखी, तो आप बोल सकते हैं जितना आई रिमेंबर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता। वैसे जो के है ना वो एक्चुअल में टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है मेजरली, सिर्फ और सिर्फ। आपने देख लिया प्रेशर पे भी के पी और के सी दोनों डिपेंड नहीं करते, के का ही थोड़ा बहुत कर रहा था, बट सिर्फ टेम्परेचर पर ही लगभग करता है, कोई कॉन्सेंट्रेशन वगैरह पर ऐसा फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि इक्विलिब्रियम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर आप कहेंगे भाई फॉर्मूले में तो वो इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन है बेटा। तो इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन आपकी कहीं ना कहीं लगभग आप समझ लीजिए सेम टाइप हो सकती है, बाकी इसमें इतना ज्यादा नहीं जाते हैं। मेन चीज पे आते हैं, ली चैटरल प्रिंसिपल। भाई बढ़िया एकदम टॉपिक है, मजेदार है, पढ़ के भी आए होंगे काफी लोग क्लास 11 से, और काफी लोग नहीं भी आएंगे तभी ये वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ली चैटरियल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम बोलता है आप, हम जो है क्या कर रहे हैं, ली चैटरियल हमें पता है इक्विलिब्रियम हम पढ़ रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में दो रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट या किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। अब मुझे मेरा मन करा कि जो इक्विलिब्रियम में मैंने जो है मान लीजिए 5 मोल्स रिएक्टेंट के थे 5 मोल प्रोडक्ट के थे, मेरा मन करा मैंने प्रोडक्ट के मोल बढ़ा दिए, मेरा मन करा मैं थोड़ा सा भाई चालाक टाइप का, न चालाक बेसिकली थोड़ा सा नटखट, हाँ बोले थोड़ा सा शरारती टाइप इंसान हूँ। मैंने कहा इक्विलिब्रियम अच्छा खासा इक्विलिब्रियम, ये सुकून की जिंदगी कैसे जी रहा है, मैं इसमें थोड़ी सी छेड़छाड़ करूं, तो मैंने 1 मोल रिएक्टेंट का डाल दिया। तब उस टाइम पे क्या चेंज होगा, वो लीचर रियल है, उन्होंने कहा बेटा मैं बताता हूँ तुम्हें, तुम बहुत ज्यादा शैतान बन रहे हो ना, मैं बेटा साइंटिस्ट हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। तो मैंने कहा यार आप तो बढ़िया लोग हो, मतलब बहुत बढ़िया, आपने तो मुझे सब कुछ समझा दिया। तो ली चैटरिल ने मुझे बताया कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो इफेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे ली चैटरिल ने बताया था। कब बताया था पता नहीं, बताया होगा कभी, हाइपोथेटिकल बात थी। तो क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम जो भी मैं, आप या कोई और उस इक्विलिब्रियम के साथ छेड़छाड़ करेगा, मैं कुछ चेंज करूंगा, इक्विलिब्रियम उसी चेंज को कहेगा भाई मैं तुम्हारे चेंज को नलीफाई कर, मतलब जो भी मैंने चेंज करा, मैंने अगर रिएक्टेंट के मोल्स बढ़ा दिए ना, तो इक्विलिब्रियम कहेगा तुम रिएक्टेंट के मोल्स बढ़ा रहे हो ना, अभी देखो मैं रिएक्टेंट को और रिएक्ट करके प्रोडक्ट के मोल्स बढ़ा दूंगा, तुमने जो काम करा है मैं उसका उल्टा करूंगा। आई होप आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा मैं लिखता हूँ, एट इक्विलिब्रियम इफ एनी चेंज अकर, कोई भी चेंज हमने कर दिया कैसा भी, अब 2 3 4 5 चेंजेस के बारे में बात करेंगे, ये तो कॉन्सेंट्रेशन या मोल्स ही ले लिया था मैंने। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अब जैसे मैंने रिएक्टेंट में क्या करता, मैंने रिएक्टेंट में से 1 मोल एक्स्ट्रा डाल दिया था, तो अब रिएक्टेंट बढ़ गया, तो रिएक्टेंट को कम करना है, मतलब क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है। तो रिएक्शन फॉरवर्ड की बैकवर्ड, फॉरवर्ड जाएगी, बस बहुत बढ़िया, जिसने भी आंसर दिया मतलब मजा आ गया। तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स दैट साइड, अब वैसे भी प्रोडक्ट में भी तो कर सकता है कुछ ना कुछ चेंज, तो मैं इन जनरल कर रहा हूं उस साइड शिफ्ट होगा, दैट साइड विच विल नलीफाई इट्स चेंज, विच विल नलीफाई इट्स चेंज। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपनी इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इफेक्ट हम देख रहे हैं, अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में छेड़छाड़ कर दी तब क्या होगा, ऑफ आर, आर इज फॉर रिएक्टेंट, तो ए प्लस बी विल गिव मी सी प्लस डी, एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश था। मैंने क्या करा, मैंने इनिशियली इसके 5 ले रखे थे, कुछ इसके बन गए होंगे, मैंने आके एक एक्स्ट्रा मोल बीकर में ऐड कर दिया। अब इक्विलिब्रियम देखेगा कि भाई कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई एट इक्विलिब्रियम किसकी, रिएक्टेंट की। तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, अगर मैंने यहाँ पे लिखता हूं मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज कर दिया, तो इक्विलिब्रियम क्या, आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज करो, आपका भाई डिक्रीज करके दिखाएगा। इक्विलिब्रियम क्या, भाई देखो कैसे मैं डिक्रीज करता हूँ, मैं कहूंगा कैसे करोगे, वो कहेगा भाई आप रिएक्टेंट बना रहे हो ना, देखो मैं इस 1 मोल को इस बी के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट के मोल बढ़ा दूंगा, भाई आप तो बहुत समझदार हो। तो उसने क्या करा, जैसे ही मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाई, इक्विलिब्रियम ने कहा बेटा आई विल शिफ्ट माई सेल्फ टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड। आई होप आप सभी को बेहतरीन तरीके से आसानी से समझ में आया होगा। अब अभी मैं इसका उल्टा कर दूं, क्या कर दूं, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम कर दूं, इक्विलिब्रियम कहेगा अच्छा बेटा इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हो, रिएक्टेंट निकाल के लेके जा रहे हो, बेटा प्रोडक्ट तैयार हो जाओ, इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड में लाओ, रिएक्टेंट बनाओ, बना देंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर मैंने डिक्रीज कर दी, तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, बैकवर्ड। बहुत बढ़िया, जिसने भी ये बोला मजा आ गया। अब यहीं पर मैं साथ साथ प्रोडक्ट की भी लिख देता हूँ। तो अगर मैंने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, मतलब मेरे पास मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बना, मुझे पता था कोई प्रोडक्ट बन रहा है, कौन सा बन रहा है, ऐसे ही मान लीजिए मुझे पता था एक रिएक्शन है उसमें अमोनिया बन रहा है, तो मैं अमोनिया बाहर से खरीद के लाया, मैंने उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में अमोनिया डाल दी, तो मैंने कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ा दी, हाँ सर बढ़ा दी। इक्विलिब्रियम अच्छा बेटा कितनी भी समझदारी कर लो तुम समझ रहे थे मैं सिर्फ रिएक्टेंट से ही गेम खेल सकता हूँ, मैं प्रोडक्ट से भी खेल सकता हूँ। मैंने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, इक्विलिब्रियम ने कहा आओ बेटा रिएक्शन बैकवर्ड में लेके चले, प्रोडक्ट्स तैयार हो जाओ, रिएक्ट करो आपस में और बना दो वापस जो है रिएक्टेंट। तो इक्विलिब्रियम ने यहाँ पर भी काम दिखा दिया। तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, बैकवर्ड में। आई होप आपको समझ में आएगा किस तरीके से इसके सवालों को करना है, मतलब सवालों को अभी नहीं करना, अभी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं फिर देखना है। तो ये वाला कंसेप्ट आई होप सभी के क्लियर होगा। तो प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं जरा सी टेम्परेचर के बारे में। तो यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं फॉर एंडोथर्मिक, एंडो के लिए भी एक्सो के लिए भी, दोनों के लिए देखेंगे।
फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ मुंह से, आई होप सभी को सुनना दे रहा होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जो नोट से देख रहा होगा। अब मैं ऊपर दोबारा नोट नहीं लिखूंगा, वो मैंने एक बस ऑर्गेनिक की वीडियो में शायद आपने देखी होगी, तो उसमें लिख दिया था मैंने कि भाई कोई नोट से ना देखे। ए प्लस बी विल गिव मी सी प्लस डी। एंडोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब है? सर एंडोथर्मिक रिएक्शन का ये मतलब है आपने हीट दे दी, मैंने हीट दे दी, रिएक्शन हो गई। एक मतलब क्या ये भी बोला जा सकता है एंडोथर्मिक का कि अगर मैंने हीट नहीं दी तो एटमोस्फेयर में कुछ हीट होगी, एटमोस्फेयर में कुछ हीट एस्केप सॉरी ये कुछ एब्जॉर्ब हीट कर लेंगे रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट बना देंगे। तो ओवरऑल बताइए क्या होगा? सर ओवरऑल कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्या बोला मैंने, फिर से समझिएगा। डेल्टा एच पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कुछ आपने हीट दी, मतलब मैं नॉर्मल रिएक्शन करा रहा हूँ, जैसे आपने शायद आप इस सेमेस्टर में नहीं उस सेमेस्टर में आपने पढ़ी होगी ना इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, कुछ आपने वो करा होगा एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या हुआ होगा, आपने शायद KNO3 को पानी में डाला होगा। जैसे ही आपने KNO3 को पानी में डाला होगा ना, तो थोड़ी सी ठंडक हुई होगी, मतलब ठंडा ठंडा, थोड़ा सा आपका जो टेम्परेचर है वो कम हो गया होगा नॉर्मल टेम्परेचर से। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा। तो उसमें क्या हुआ था, हम आपने कुछ हीट तो दी नहीं थी भाई, आसपास जो हीट थी उसको आपके रिएक्टेंट ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब रिएक्टेंट से अगर हीट चली गई, सॉरी अगर एटमोस्फेयर से हीट चली गई तो क्या बचेगी? ऑब्वियसली टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। टेम्परेचर डाउन होगा तो आपको ठंडक मिलेगी। तो एक्चुअल में क्या होगा, जब रिएक्टेंट था तब कुछ टेम्परेचर था, तब थोड़ी बहुत हीट थी। जैसे ही प्रोडक्ट बना, क्या टेम्परेचर डिक्रीज हो गया होगा? बोलिए यस और नो। हाँ सर, यहाँ पे जो प्रोडक्ट साइड में आपको थोड़ी सी ठंडक होगी। इसका क्लासिक एग्जांपल किसी भी चीज का, आप जो है घर में ग्लूकॉन डी लीजिएगा, उसको पानी में डिसॉल्व करके बनाइएगा। अभी अभी ये जस्ट मैंने देखा था कुछ टाइम पहले गर्मियों में, जब मैं ग्लूकॉन डी बना रहा था, भाई मैंने ग्लूकॉन डी ली और उसमें जो है ग्लूकॉन डी डाली, उसमें पानी थोड़ा सा लिया, थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा गर्म पानी लेते हैं, सबको पता होगा, इतने बेसिक्स आते होंगे घर के लड़कों को भी। थोड़ा सा कम लेते हैं, फिर उसको पहले जो है घुलाते हैं अच्छे से, फिर ठंडा पानी डालते हैं। तो मैंने वही करा, मैंने देखा और मैंने देखा यार ये तो भाई ठंडा हो गया। मैंने मेरी मम्मी ने, मैंने कहा उसमें वाटर कूलर में से मैंने पानी लिया, मैंने अपनी मम्मा से पूछा कि ये आपने जो है इसमें ठंडा पानी था? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा ये पता नहीं कैसे ठंडा हो गया यार। तो मैंने तो अभी उसमें गर्म पानी लिया था वाटर कूलर में, मतलब वाटर कूलर में नॉर्मली गर्म पानी होता है, गर्म जैसे नॉर्मल होता है, तो मैंने फ्रिज में से नहीं निकाला था। तो मैंने कहा यार कैसे हो गया, ठीक है एक बार हो गया। फिर दोबारा मैंने बनाया, तब दोबारा देखा, तब मेरे दिमाग में क्लिक करी, अच्छा ये डिसोल्यूशन ऑफ ग्लूकॉन डी में कर रहा हूँ, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये आपस की हीट एस्केप कर रहा है और मुझे ठंडक कूलिंग इफेक्ट मिल रहा है। तो आई होप आपको अब थोड़ा सा समझ में आया होगा। तो क्यों इतनी कहानी से मैं समझा रहा था, इसीलिए। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा फॉरवर्ड में क्या मैं बोल सकता हूं, अगर मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जा रही है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और अगर मेरी रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ आएगी तो मेरा टेम्परेचर डिक्रीज होगा। आई होप इतना समझ में आया होगा, ठीक है। आई होप ये आपको चीज समझ में आ गई। तो एंडो के लिए क्या है, आई होप समझ में आया हो, और एक्सो के लिए क्या है। तो जब मेरी रिएक्शन किधर जा रही है, फॉरवर्ड की तरफ जा रही है, तो मेरा टेम्प सॉरी सॉरी गलत बोल दिया। जब मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ गई तो यहाँ पे मुझे टेम्परेचर कम मिला और यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा मिला। सॉरी माय बैड, थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया। ठंडक हुई ना बेसिकली, ठंडक का मतलब टेम्परेचर कम। नाउ अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बोला मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं। मैं बाहर से एक्सटर्नली मैं आया, मैंने रिएक्शन मिक्सचर को हीट कर दिया। सोच के लॉजिकली बताइए, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम क्या कहेगा, क्या मैं टेम्परेचर को कम करूंगा, यही कहेगा। अगर मैं आया बाहर से, मैंने टेम्परेचर को कहा भाई मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, इक्विलिब्रियम ने कहा बढ़ा लो, मैं कम कर दूंगा। तो मैंने कहा कैसे, कहा भाई फॉरवर्ड में शिफ्ट करूंगा, खत्म। आई होप आपको ये चीज भी समझ आई हो। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हुआ, फॉरवर्ड में शिफ्ट हुआ। आई डोंट थिंक मुझे इसको समझाने की जरूरत है अब। और वही टेम्परेचर मैंने कम कर दिया, इक्विलिब्रियम क्या, तुम टेम्परेचर कम कर दो भाई, मेरे पास बैकवर्ड में मैं ले आऊंगा, क्यों, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है। आई डोंट थिंक किसी को इसमें कोई भी डाउट होगा, मजा आया होगा। अब मैं टेम्परेचर एक्सो के लिए देख लेता हूँ। तो एक्सो के लिए जस्ट इसका उल्टा होगा, कैसे, ए प्लस बी विल गिव मी सी प्लस डी। एक्सो का मतलब है हीट रिलीज हुई, कुछ चीज मैंने बर्न करी, बाहर देखा भाई एक्स्ट्रा एनर्जी, बहुत ज्यादा हीट रिलीज हो गई, डेल्टा एच की वैल्यू मेरी नेगेटिव, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर है हाई, यहाँ पर टेम्परेचर है लो। अब मैं बाहर से आया, मैंने कहा भाई मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, तो उसने बोला, इक्विलिब्रियम बोला आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दीजिए, मैं बैकवर्ड में ले जाऊंगा। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करा, रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ आई। तो इसी वजह से मैं नीचे वाले एरो पर टी इंक्रीज लिख रहा हूँ, ऊपर वाले पर टी डिक्रीज दे रहा हूँ। आई डोंट थिंक किसी को भी कोई डाउट होगा। यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करा, रिएक्शन फॉरवर्ड में गई। क्यों फॉरवर्ड में गई, क्योंकि फॉरवर्ड में टेम्परेचर कम था और बैकवर्ड में ज्यादा था। आई होप आपको समझ में आया होगा, मजा भी आ रहा होगा, साथ के साथ साथ समझ में आने के साथ ऑब्वियसली मेरा हमेशा एक मोटिव रहता है कि आपके समझ में भी आ रहा हो। अब हमें बात करनी है इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में। तो प्रेशर का भी थोड़ा बहुत देख लिया जाए तो आपको अच्छा लगेगा। बाकी प्रेशर का अगर मैं बोलूं, सो आई थिंक मैं थोड़ा सा डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, मैं इसको ज्यादा उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा वरना समझाने में। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर बता रहा हूँ, दो चीजें बस, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का मतलब क्या है, अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे तब क्या होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर घटाएंगे तो क्या होगा। तो आप यहाँ पर समझने के लिए आप या फिर याद करने के लिए इसको याद कर लीजिए, मैं
इस पर टाइम देना काफी चीज है। अगर मैंने इंक्रीज करा प्रेशर को, पी को मैंने इंक्रीज कर दिया, तब क्या होगा? तब हमारा इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा। इक्विलिब्रियम कहां जाएगा? टूवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। जल्दी से मैं आपको इसको समझा देता हूँ क्या होगा। तो आप, मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया, तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ मेरे नंबर ऑफ गैस मोल कम होंगे। इसकी पूरी डेरिवेशन होती है, मैं उस तक नहीं जा रहा कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। तो ओवरऑल हमारी जो है क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो, अगर प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो वॉल्यूम कम तो मेरा क्यूसी बढ़ जाएगा। क्यूसी बढ़ जाएगा तो भाई मतलब इक्विलिब्रियम जो है वो कहेगा नहीं भाई नहीं, ये तो परेशानी की बात है, तो हमारा कुछ ना कुछ चेंज करो। तो इस तरीके से होगा, इसलिए मैं इसको ज्यादा डेप्थ में नहीं लेके जा रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ याद करने के लिए। बाकी भी शायद आई थिंक आपको, शायद आपकी मैम ने भी इतना ही बताया होगा। तो मैं इतना, बस इतना समझ लीजिए कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा याद रख लीजिए। तो हमने डिक्रीज करा प्रेशर, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? उस तरफ शिफ्ट होगा जहां पर हमारे लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। तो प्रेशर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम क्या कहेगा? मैं कम मोल्स की तरफ लेके जाऊंगा। आई होप आपको समझ में आएगा। जल्दी से मैं इसकी क्लासिक रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ। दो अमोनिया मुझे मिल रहे हैं, इससे बेसिकली ये इक्विलिब्रियम की रिएक्शन मैंने लिख दी। मुझे डेल्टा एनजी जल्दी से बताइए सर, इस प्रोडक्ट में दो, सॉरी प्रोडक्ट में चार, रिएक्टेंट में दो, तो 4 - 2 = 2, तो ये मेरी क्या आ गई? डेल्टा एनजी की वैल्यू आ गई। क्या फिर, सॉरी डेल्टा एनजी तो निकालना ही था यार, दिमाग में जरा होता। तो रिएक्टेंट में मेरे पास दो हैं, प्रोडक्ट में मेरे पास चार हैं। तो अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं तो कम किधर है गैसियस मोल्स? दो हैं, किस साइड? बैकवर्ड की साइड, तो रिएक्शन बैकवर्ड। तो अगर मैंने इस केस में प्रेशर बढ़ाया तो मेरी रिएक्शन बैकवर्ड आई। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। एक दो केस और हैं, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस वाला, अगर मैं इनर्ट गैस को ऐड करूं, पता नहीं है आई थिंक सिलेबस में है या नहीं, ये कराते नहीं, बट कोई नहीं, मैं करा देता हूँ, छोटा सा टॉपिक है, जब सब कुछ कराया नहीं तो ये भी करा दे। तो इफेक्ट ऑफ, अगर इनर्ट गैस पता है ना सबको क्या होती है? हाँ सर पता है, ऐसी गैस जो रिएक्ट नहीं करती, जैसे कि नोबल गैसेस। सब बढ़िया यार, जिसने भी बताया। इनर्ट गैसेस, तो इनर्ट गैसेस के लिए हमारे पास दो केस बनते हैं। अच्छा, इसका उल्टा वे आपको समझ में आ गया, क्योंकि अगर मैंने प्रेशर कम करा तो रिएक्शन इस केस में फॉरवर्ड। तो आपको अगर प्रेशर मैंने कम करा तो रिएक्शन या इक्विलिब्रियम उधर जाएगी जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो अगर मेरी कांस्टेंट वॉल्यूम है, इस केस में मेरे पास नो इफेक्ट एट इक्विलिब्रियम, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा अगर मैंने वॉल्यूम ही कांस्टेंट कर ली। नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम अब मेरी कांस्टेंट है। बट अगर मैंने कांस्टेंट प्रेशर के लिए करा, जब मेरा प्रेशर कांस्टेंट था, एट दैट टाइम मैंने आके नोबल गैस डाली, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब बीकर ऊपर नीचे हो सकता है। ध्यान से समझिएगा, एक गैसियस मिक्सचर है, उसमें मैंने कांस्टेंट प्रेशर रख रखा है, मतलब जो जहां पर पिस्टन है वहीं पर है। अब मैंने नोबल गैस डाल दी, अब नोबल गैस आई है भाई, वो क्या करेगी? प्रेशर को वो करेगी ना, चेंज करेगी। तो वो आगे उसमें पिस्टन को ऊपर नीचे कर सकती है, तो बिल्कुल वही करेगी। तो इस केस में क्या होगा? अगर मैंने ऐड करी है इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, तो जो मेरा इक्विलिब्रियम है, याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम जाएगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। ये मैं थोड़ा डिटेल में और चीजें बता रहा हूँ कि अगर आपसे कोई चीज भाई एग्जाम में छूट जाए, बाकी सवालों में पता लग जाएगा। आई डोंट थिंक मुझे इनर्ट गैस वाला मुझे नहीं आता, शायद पूछा है मैंने, शायद अपने टाइम पे मतलब पढ़ा भी नहीं होगा, तब पूछा नहीं था तो। बट मैं हाँ, ये जब ली चैटरिल प्रिंसिपल करा रहे हैं ना, तो जरा सलीके से तरीके से करा है, पूरा ली चैटरिल प्रिंसिपल पढ़ा दिया। तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे शिफ्ट होगा। आई डोंट थिंक इसमें आप किसी को भी कोई डाउट होगा। सो आई थिंक यही है हमारे पास ली चैटरिल प्रिंसिपल में मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो एक तो टेम्परेचर वाली, दूसरी प्रेशर वाली। ध्यान रखिएगा, लेसर नंबर ऑफ गैसेस प्रेशर बढ़ाया, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो बच्चे वाली चीज है, ये तो पूछते भी नहीं हो। बाकी आना चाहिए, बेसिक तो आना चाहिए उसका भी। तो आई होप ली चैटरिल प्रिंसिपल में आप सभी को मजा आया होगा, समझ में तो आ ही रहा होगा ऑब्वियसली। जब मजा आए तो मैं मान के चल रहा हूँ समझ में भी आएगा, तभी मजा आता है, मतलब अगर समझ में नहीं आया तो मजा कैसा? ठीक है। तो ये हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी तक देख लिए, एक आध छोटे मोटे टॉपिक्स शायद बचे हुए हैं, देखते हैं उनको भी। नेक्स्ट वी हैव इज, अब ये स्टार्टिंग में लिखे हुए थे टॉपिक, ये मैं अब करा रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही यार कुछ नहीं समझ में भी नहीं आता, पता नहीं, मैंने तो अपने टाइम पे पढ़े भी नहीं थे कैसे था, और इसका क्वेश्चन आ गया था शायद मेरे टाइम पे, जितना मुझे आता है तभी मैं और करवा रहा हूँ इस चीज को। डिग्री ऑफ एडवांसमेंट ऑफ रिएक्शन, इसको अगर मैं समझाऊं, ये कुछ नहीं है, एक आपका जो है वो अल्फाबेट है, ग्रीक अल्फाबेट होता है, जिसको मुझे बनाना भी नहीं आ रहा, मैं भूल गया कैसे था। आगे स्लाइड्स उसमें कटआउट है, उसमें देख लेंगे। ये क्या बताता है आपको कि कितना आपका रिएक्शन प्रोग्रेस हो गया, हाउ फार द रिएक्शन हैज रीच। तो रिएक्शन प्रोग्रेस बताता है। भाई एक रिएक्शन है, मुझे बताइए, अगर रिएक्टेंट से सारा का सारा प्रोडक्ट बन गया तो कितने परसेंट रिएक्शन हो गया? आप बोलेंगे ऑब्वियसली 100%। बट क्या इक्विलिब्रियम पे ऐसा पॉसिबल है? नो सर, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, साथ साथ प्रोडक्ट
रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है 50% रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, हो सकता है 60 हो, हमें नहीं पता कितना होगा, बस इतना पता है 100% नहीं होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे ये डिफाइन करी थी जिसने भी करी थी। तो आपको क्या कहानी लिख के आनी है वो समझिएगा। आपको सबसे पहले पता ही है कि जी इसका फंक्शन होता है, हाँ सर पता है। फिर आप ये बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि आप थर्मोडायनेमिक्स में बिल्कुल पढ़ के आएंगे, डी जी बराबर डेल जी बाय डेल टी, बाकी दोनों को कांस्टेंट रखा, डिफरेंशिएट मारा विद रिस्पेक्ट टू एन इनटू वो करा, सिंपल सा आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर आप चाहे तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, इसकी वैल्यू होती है एंट्रोपी के बराबर, इसकी वैल्यू होती है वी के बराबर, लिख दीजिएगा एंड सो ऑन। आप इसको इस तरीके से लिख दीजिएगा चाहे तो। फिर हम बोलेंगे अगर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर मानेंगे वो, तो हमारे पास डेल जीबी की वैल्यू ये आ जाएगी। इस तरीके से आप बस लिख दीजिएगा। देन यहाँ पे आती है आप इसकी मेन चीज क्या है, किसी रिएक्शन को हम सबसे पहले 100% तो नहीं बोल सकते, डिग्री ऑफ एडवांस है। तो आपको जो बस ये मैं बता रहा हूँ रट के थोड़ा बहुत चले जाइएगा, दिमाग में सोच लीजिएगा किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, ये आ गया एक वेरिएबल, ये देख लिए, इसका नाम भी नहीं पता, क्या है पता नहीं है। टू एक्सप्रेस द प्रोग्रेस और एडवांसमेंट ऑफ रिएक्शन, की रिएक्शन हमारी कितनी एडवांस हुई है, कितनी प्रोग्रेस हुई है। एडवांसमेंट इज प्रोग्रेस, डिग्री मतलब कितने एक्सटेंट तक, कितने परसेंट तक हुई है, आप इसको बोल सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ एडवांसमेंट ऑफ रिएक्शन। यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पे अगर हमें मोल्स लिखने हो एन ए एन नॉट ए, मतलब इनिशियली जितने लिए होंगे माइनस ए टाइम्स डिग्री ऑफ एडवांसमेंट। मतलब क्या है यहाँ पर, इसका सिंपल सा अगर बताऊं फॉर्मूला आपको किस तरीके से ये हम निकालते हैं, ये जो भी अल्फाबेट ये लहराता हुआ आ रहा है, ये आपका इक्वल होता है आपने जितने मोल्स इनिशियली लिए, जितने आपके ऑब्वियसली डिसोशिएट हो गए उसको आप माइनस कर देंगे, डिवाइड बाई स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये इसका फॉर्मूला है। बी के लिए लिखना हो तो ये लिख दूंगा मैं, बी, ठीक है एंड सो ऑन। ये बहुत सी ज्यादा बेसिक चीज है, आई डोंट थिंक मुझे इसमें बात करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस साइन हो रहा है कि रिएक्टेंट के जो मोल्स है वो हो गए हैं कंज्यूम, और देख सकते हैं आप प्रोडक्ट के मोल्स कुछ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन दिखा रहे हैं। तो इस केस में डेल की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, वो आएगी एन नॉट एम माइनस एन एम। अगर मेरे पास ये प्रोडक्ट है, दिस इज माई प्रोडक्ट, डिवाइड बाय डेल डेल नहीं सॉरी, डिवाइड बाय इसका स्टोचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज एम और माइनस में। आई होप आपको चीज समझ में आएगी, बहुत ज्यादा आसान है, कोई इसमें दिमाग लगाने की सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि जनरली प्रोडक्ट के मोल्स नहीं लेते ना हम, तो प्रोडक्ट का मोल इनिशियली क्या होगी, वैल्यू जीरो होगी, या जो भी होगी कम होगी ना। तो ये कुछ कम ये ज्यादा, तो कम में से अगर हम ज्यादा घटाएंगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। तो हमें पता है भाई परसेंटेज ऑफ रिएक्शन चाहिए, नेगेटिव थोड़ी आ सकती है। -10% रिएक्शन होगी, सोचने में कैसा लग रहा है ना जी, बस वैसे ही है। तो इसी तरीके से आप लिख दिएगा। बाकी एक जो चीज है ये फ्री मिक्सिंग ऑफ, पता नहीं क्या है, ये भी मुझे समझ नहीं आया कैसे बताऊं। तो भाई वही है भाई, अगर आप एनर्जी ऑफ मिक्सिंग की बात करें तो जब हम डेल्टा जी हमारे पास जीरो होता है एट इक्विलिब्रियम। तो यही है बस यहाँ पे, इसमें और क्या बताऊं, मतलब अगर कुछ आपको पता है इसके बारे में, इन एक दो तीन टॉपिक से रिलेटेड क्या बताना है तो बताइएगा, पीवाईक्यू वाली वीडियोस में कवर करेंगे। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें क्या बताना चाहिए, तो मेजर टॉपिक थे और आई डोंट थिंक डिग्री ऑफ एडवांसमेंट पे हाँ इससे शॉर्ट नोट आ सकता है। बाकी जितने भी टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे कवर कर लिए। केमिकल इक्विलिब्रियम इन इटसेल्फ इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि छोटा है और इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। छोटा है तभी तो नहीं बनते ज्यादा क्वेश्चन। तो बाकी हाँ आरओआई के हिसाब से आप सही कि मतलब आप एक डेढ़ घंटा इसको लगाएंगे तो जो भी क्वेश्चन होगा आप आराम से बना ले जाएंगे, इतना ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए। आप एक दो घंटे इसको देंगे ना तो आराम से सवाल जो आएगा 10 12 15 नंबर वो पता लगेगा, हम कैलकुलेट जब करेंगे जितने के भी आ रहे होंगे आप आराम से बना लेंगे। ये आप समझ लिए एकदम आपका काम हो सकता है इससे, ठीक है। तो यही देखते हैं, बाकी इसको जरूर मुझे बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। और जो लोग बेचारे अपने दोस्तों को नहीं भेज पाए या जिनको पहली बार मिली है उन्होंने पहली वीडियो देखी है, तो यार ऐसा दूसरों के साथ ना होने दें, दोस्तों को भेजें ज्यादा से ज्यादा, ग्रुप्स वगैरह में भेजते रहिए। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर एज वेल एज फॉर कंप्लीट केमिकल इक्विलिब्रियम। आई होप लेक्चर में मजा आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यू वाली वीडियोस में आएंगे, बताइएगा कौन सा करना है। बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि अब जल्द से जल्द इनऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर यूनिट करना पड़ेगा, क्योंकि काफी लोगों का यूनिट टेस्ट है। तो मेरी कोशिश रहेगी जितना जल्दी हो सके इसी वीक के एंड तक मैं कैसे भी करके उस पहले यूनिट को तो कम से कम अपलोड कर दूं। बाकी अगर हो पाया थोड़ा ज्यादा तो उसको भी करूंगा, पर हाँ फर्स्ट यूनिट को मैं एकदम कोशिश करूंगा कि बस इस वीक में मैं कर दूं, क्योंकि काफी लोग बोल रहे थे कि उनका यूनिट टेस्ट है, किसी का असाइनमेंट एंड ऑल था, तो काफी टेलीग्राम पे मैसेज आए थे। तो उसके अकॉर्डिंग मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अब मैं इनऑर्गेनिक वाला कर दूं जैसा हो सकेगा रिकॉर्ड वैसे। तो फिर जैसा कि बताया था कि थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी फैमिली में, तो इसी वजह से एक वीक का थोड़ा डिले रहा ये सब। और बस आगे की कोशिश रहेगी कि हाँ दोबारा चीजों को मैं ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसा हो सकेगा जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मैं काम करूंगा। बाकी लोड वगैरह तो सबके उसमें रहता ही है, निकालेंगे टाइम कैसे भी करके वो तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।